हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। और अब मैं आपको रिवीजन कराऊंगा क्लास स्टाफिंग का, डायरेक्टिंग का, कंट्रोलिंग का और कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। ये चार चैप्टर जो है आसान चैप्टर है और इन चार चैप्टर से जो वेटेज कवर होता है वो कवर होता है 25 नंबर का। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो एंड तक देखना। बहुत मेहनत से क्रूशियल टाइम पर ये वीडियो आ रही है क्लास, जहां पे कंप्लीट, मुझे नहीं पता कितना लंबा चलेगा ये वीडियो, बट मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज है, सिर्फ एक ही चीज कि हर एक बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा है, चाहे क्लास उसने पहले कितना भी पढ़ रखा हो, पहले कितना भी ना पढ़ा हो, उसका लेवल क्या है आई डोंट केयर, बट आज की इस वीडियो को पूरा देखने के बाद 25 नंबर पूरे कवर हो जाएंगे। फिर एक नोटबुक में क्लास रिटन प्रैक्टिस करते करते उसको लर्न कर लेना। अगर सारी हेडिंग्स आपको याद है, अंदर का अपनी ओन लैंग्वेज बना के लिख लोगे तो डैम श्योर आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। टेंशन की बात नहीं है, चाहे वो केस स्टडी हो, चाहे वो सैम्पल पेपर हो, सब कुछ हम प्रैक्टिस करेंगे, सब कुछ क्लास कर भी रहे हैं। और फाइनली क्लास आज की इस वीडियो में 25 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। कल सेम ऐसे ही एक वीडियो आएगी जहां पे मैं आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट कराऊंगा। मैंने इन दोनों वीडियो के लिए, मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट, इन दोनों के लिए अलग से टाइम निकाला है, सिर्फ इसलिए क्लास की ये दो चैप्टर जो है वो 15 नंबर का है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट थोड़े से टेढ़े चैप्टर हैं, तो तसल्ली से करेंगे। ये चैप्टर बहुत ही आसान आसान चैप्टर्स है और यहाँ पे आप पूरा का पूरा 25 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, इसकी मेरी गारंटी है। राइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टाफिंग की बात करें, कोई जल्दीबाजी नहीं होगी, कोई भी कॉन्सेप्ट स्किप नहीं होगा, सारा रिवीजन होगा, बस आपको बैठ के तसल्ली से देखना है। राइट, अगर आपको लग रहा है कि आपको बहुत कुछ अच्छे से आता है तो आप फास्ट फॉरवर्ड में भी देख सकते हो इसको। स्टाफिंग की बात करें, सबसे पहला हमारा चैप्टर है टर्म 2 का स्टाफिंग। स्टाफिंग बेसिकली क्या होता है, एम्प्लॉयज की भर्ती करना, दैट इज कॉल्ड स्टाफिंग। यानी कि क्लास स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, सही इंसान को ढूंढो जो सही समय पे सही काम कर सके, जिसके पास सही क्वालिफिकेशन हो और जो सही समय पे सही काम करे। यानी कि क्लास देखो, सीधी सीधी बात है, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आपने डिपार्टमेंट सेट कर दिया, आपने फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बना दिए, आपने सोचा कि भाई क्या क्या डेलीगेट करना है, क्या क्या डिसेंट्रलाइज करना है। अब हमारे पास जो काम है वह स्टाफिंग। अब हम देखेंगे कि यार इस काम को करने के लिए हमारे पास वर्कर अवेलेबल हैं या नहीं है। अगर वर्कर बहुत ज्यादा है तो कुछ वर्कर को निकाल दो, वर्कर कम है तो कुछ वर्कर को हायर कर लो। स्टाफिंग बेसिकली इसी से रिलेटेड है। स्टाफिंग इज द पार्ट ऑफ एचआरएम। एक बड़ा कॉन्सेप्ट आता है जो हमारे सिलेबस में अभी नहीं है, उसको कहते हैं क्लास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। उसी के अंदर ह्यूमन रिसोर्स मतलब एम्प्लॉइज, और उसी के अंदर क्लास आता है स्टाफिंग। यानी कि सही इंसान को सही टाइम पे हायर करो जो सही काम सही तरीके से कर सके। स्टाफिंग की अगर हम बात करें, उसका बेनिफिट क्या होगा, अगर आप सही पर्सन को हायर करते हो तो स्टाफिंग का बेनिफिट क्या होगा, यानी कि इंपॉर्टेंस क्या होंगे। तो सबसे पहली बात, जो वैकेंट जॉब पोजीशन है, जो जॉब पोजीशन खाली है, उसको फिल किया जाएगा एक कॉम्पिटिटिव पर्सोनल से। कॉम्पिटिटिव पर्सोनल, स्पेलिंग ठीक कर लें क्लास। कॉम्पिटिटिव पर्सोनल का मतलब क्या होता है क्लास, एक ऐसा एम्प्लॉय जो कॉम्पिटिशन में टिक के काम कर सके। आजकल बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन, इस कॉम्पिटिशन में टिक के काम करने वाला एम्प्लॉय, हमें इसकी जरूरत है क्लास। दैट इज फिलिंग द वैकेंट जॉब पोजीशन बाय कॉम्पिटिटिव पर्सोनल। प्लेसिंग राइट पर्सन, सही इंसान को वो सही जॉब मिले, जो उस जॉब की अहमियत को समझे, जो जो उस जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, जो उस जॉब की रेस्पेक्ट करे, जो काम को सही समय पे सही तरीके से पूरा करके दे। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। स्टाफिंग के अंदर हमें यह भी देखना होता है कि जो ह्यूमन रिसोर्स है ना, ह्यूमन रिसोर्स मतलब एम्प्लॉय, फैक्ट्री वर्कर्स, वो लोग बहुत ज्यादा भी नहीं होने चाहिए, बहुत कम भी नहीं होने चाहिए। आपको ह्यूमन रिसोर्सेज का भी सही तरीके से इस्तेमाल करना है। ऑप्टिमम मतलब वेस्टेज नहीं करना है। किसी काम को करने के लिए 10 लोग चाहिए तो हम 10 लोग ही हायर करेंगे। ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज, अगर आप अच्छे एम्प्लॉय को हायर करोगे तो सीधी सी बात है वो अच्छे से काम करेगा, जिसकी वजह से आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रोथ करेगा। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, भाई ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कैसे हो जाएगा, क्योंकि क्लास स्टाफिंग के अंदर सिर्फ एम्प्लॉय को हायर करना नहीं होता है, उनको ट्रेनिंग देना भी होता है, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करना भी होता है। तो एक तरीके से ये ह्यूमन रिसोर्सेज का भी डेवलपमेंट करेगा और जो मदद करेगा कॉम्पिटिंग। स्टाफिंग के अंदर क्योंकि ट्रेनिंग दी जाती है, एम्प्लॉय के डेवलपमेंट की बात की जाती है, उसको इस लायक बनाया जाता है कि वो कॉम्पीट कर सके। भाई देखो, कॉम्पिटिशन का होना बहुत जरूरी है। कॉम्पिटिशन अंदर की आग को जलाए रखता है और मेहनत करने के लिए। अगर आपकी क्लास में किसी स्टूडेंट से आपका कॉम्पिटिशन है तो आप हमेशा ये सोच रहे होगे कि मुझे और बेहतर करना है, क्योंकि मेरा कॉम्पिटिटर भी अपने और बेहतर कर रहा है, तो मुझे और अच्छे से करना है, मुझे और बेहतर करना है। तो एम्प्लॉयज के अंदर भी कॉम्पिटिशन की भावना होनी चाहिए। अगर कंपटीशन नहीं रहेगा तो शायद क्लास उसका मोरल डाउन हो जाएगा, वो इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। की टू द इफेक्टिव ऑफ अदर फंक्शन, कहने का मतलब क्या है क्लास, कि अदर फंक्शंस तभी अच्छे से काम करेंगे जब स्टाफ अच्छा होगा। भाई सीधी सी बात है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग या जो भी आगे के चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे काम एम्प्लॉय कर रहे होते हैं। तो अगर एम्प्लॉय अच्छा है, अगर क्लास एम्प्लॉय परफेक्ट है, तो सीधी सी बात है मैनेजमेंट के और जितने फंक्शंस हैं वो भी अच्छे से काम कर पाएंगे। अगर एम्प्लॉय ही अच्छा नहीं है तो कोई भी फंक्शन अच्छे से काम नहीं कर पाएगा।
स्टाफिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के अंदर मैं स्पेशली आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक भी साथ साथ बताते चलता हूं, हालांकि मैं बता चुका हूं पहले ही, बट अभी भी बता दूं। स्टाफिंग का प्रोसेस, सिलेक्शन का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, ठीक है, और क्लास, उसके बाद इंटरनल और एक्सटर्नल, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें इसके प्रोसेस को याद करना है, और अगर तुम्हें याद हो जाए तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर वीडियो पॉज करो और इसके 8 के 8 पॉइंट बिना देखे लिख के दिखाओ कि हाँ आपको याद है कि नहीं याद है। स्टाफिंग के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं क्लास, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, कि हमें भैया कितने लोगों की जरूरत है। रट्टा नहीं मारना, सोचना समझ करना, कहानी की तरह से याद करो कि यार हमें कितने वर्कर की जरूरत है। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, कि हमें कितने वर्कर की जरूरत है, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। दूसरा क्या है क्लास, रिक्रूटमेंट, ठीक है। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट मतलब क्या है, मुझे कितने एम्प्लॉय की जरूरत है, किस टाइप के एम्प्लॉय की जरूरत है, उनके पास में क्या क्या क्वालिफिकेशन ढूंढूंगा, ये सारी चीजें एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। फिर इसके अंदर 3 चीजें होती हैं। पहला, वर्क लोड कितना है हमारे पास काम कितना है। फिर वर्क फोर्स कितना है, उस काम को करने वाले लोग कितने हैं, और फिर कंपैरिजन करेंगे। अगर लोड ज्यादा है तो यानी कि हमारे पास काम बहुत है, हम और वर्कर को हायर करेंगे, और लोड कम है, वर्क फोर्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तो कुछ वर्कर को हम लोग मना कर देंगे, या तो उसका ट्रांसफर करेंगे या उनको क्लास निकाल देंगे, राइट। तो इसको बोलते हैं एस्टिमेटिंग मैन पावर। मैन पावर मतलब कितने स्टाफ की जरूरत है, कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है। फिर हम सेकंड प्रोसेस पे आते हैं, रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट लोगों को इंड्यूस करता है, लोगों के अंदर आग लगाता है, लोगों को एक तरीके से एक्टिव कर देता है कि यार हाँ यार ये कितनी अच्छी कंपनी है, क्या क्या ऑफर दे रही है, चलो मैं इस कंपनी में अप्लाई कर देता हूँ, चलो मैं इस कंपनी में अप्लाई कर देता हूँ। जैसे यूपीएससी में आईएएस की जॉब के लिए कितने सारे 10 लाख बच्चे जो है अप्लाई करते हैं, राइट, क्योंकि उनको लगता है अट्रैक्टिव है। उसी तरीके से क्लास ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा, हमें चाहिए 5 वर्कर, हमें 5 वर्कर चाहिए, और हम एप्लीकेशन ले रहे हैं 5,000 की, ताकि हम उन 5,000 में से जो बेस्ट 5 हैं उनको सिलेक्ट कर सकें। जिस तरीके से यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है, आपके नंबर आ जाते हैं, आप पास हो जाते हो, लेकिन फिर भी जो टॉप कैंडिडेट है, जो सबसे अच्छे 5 है उनको, या सबसे अच्छे 50-100 जो भी हैं उनको लिया जाएगा। तो रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग पीपल टू अप्लाई मोर फॉर द जॉब। हम लोगों को इंड्यूस करते ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जॉब के लिए अप्लाई कर सकें, हमारे प्लस फ्लड ऑफ रिस्पॉन्स आ जाए। क्या, फ्लड ऑफ रिस्पॉन्स, केस स्टडी में काम आएगा ये, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे जॉब के लिए अप्लाई करें और हम क्लास उनमें सबसे बेस्ट को सिलेक्ट कर सकें, हमारे पास वाइड रेंज हो। फिर हम सिलेक्शन करते हैं, यानी कि इन रिक्रूटमेंट में जितने लोगों ने अप्लाई किया है उनमें से सबसे बेस्ट जो कैंडिडेट है हम उसको सिलेक्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन। सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है, क्योंकि इसमें रिजेक्ट जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा होते हैं, और सिलेक्ट जो होते हैं बहुत कम, लाइक 10 सिलेक्ट हो गए तो 1000 रिजेक्ट हो गए, राइट। फिर जब हम एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर देते हैं तो प्लेसमेंट का मतलब क्या है, उनकी जगह दिखाना। प्लेसमेंट मतलब क्या है कि आपकी कहाँ, किस डिपार्टमेंट में, क्या पोस्ट में जॉब लगी है, आपकी जॉब लग गई। फिर ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, एक तरीके से एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से मिलाना। जब एक नए एम्प्लॉय को अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से मिलाया जाता है तो वो थोड़ा घुल मिल के फ्रीक्वेंटली सेटल हो जाता है, और जिसकी वजह से क्लास वो जॉब छोड़ के नहीं जाता, उसे ऑर्गेनाइजेशन अच्छा लगता है, वो फैमिलियर हो जाता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, फिर वर्कर की शुरू होती है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग दी जाती है ताकि आप कंपनी के लिए काम अच्छे से कर सको, आप हर चीज सीख सको, आप कंपनी के रिसोर्सेज का वेस्टेज ना करो। डेवलपमेंट आपका किया जाता है ताकि आप आज यहाँ काम कर रहे हो, आप कल को कहीं भी जाओगे तो तरक्की करोगे, आपका डेवलपमेंट है। आपको ये जो एजुकेशन दी जा रही है आपके लिए डेवलपमेंट है, कि आप पढ़ लिख के समझ के एकदम स्ट्रांग हो जाओगे तो कई बार आप आगे जाके लाइफ में अच्छा करते हो। अच्छा, एक क्वेश्चन जरूर आप सबने बचपन में जरूर कभी ना कभी आपको रियलाइज हुआ होगा, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि मैं सही कह रहा हूं कि नहीं, ठीक है। आप सबको, सर ये चीज जो हम पढ़ रहे हैं इसके रियल लाइफ में काम क्या आएगा। कई बार छोटी क्लास में ऐसे मैथ्स होते हैं, ऐसे साइंस, हिंदी, इंग्लिश, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जिसके अंदर हम कहते हैं सर ये चीज हमने जो पढ़ रहे हैं हमें कहाँ लाइफ में काम आएगा। तो बेटा ये आपके मेंटल एबिलिटी को बढ़ाता है, जिसकी वजह से लाइफ में आप सही सोचने समझने की ताकत रखते हो, राइट। तो वो कहीं काम नहीं आएगा, लेकिन आपका दिमाग तेज हो चुका है और वो कहीं ना कहीं क्लास आपको रियल लाइफ में हेल्प करेगा। तो ये डेवलपमेंट किया जाता है एम्प्लॉयज का, एम्प्लॉय को क्लास, एम्प्लॉय के लिए क्लास करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दी जाती है, एम्प्लॉय का कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव किया जाता है, एम्प्लॉय की पर्सनालिटी को डेवलप किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है ताकि वो अच्छे से काम कर सके, राइट। अगला क्या है, परफॉर्मेंस अप्रेजल। हर एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट बनती है, एक रिपोर्ट बनाया जाता है हर एक एम्प्लॉय का, क्या अच्छा काम किया साल भर में, क्या खराब काम किया, कौन से टारगेट अचीव किए, कौन से रूल्स को ब्रेक किए, ताकि जब प्रमोशन हो तो जिसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट सबसे अच्छी होगी उसका प्रमोशन किया जाएगा, ऐसी वहीं किसी का प्रमोशन नहीं किया जाएगा। फिर प्रमोशन किया जाएगा, आपके करियर की प्लानिंग की जाएगी, और देन कॉम्पनसेशन यानी क्लास आपको पैसा दिया जाएगा। कॉम्पनसेशन टाइम बेस्ड भी होता है कि भी हर मंथ हर साल सैलरी मिलेगी, या फिर क्लास ये कॉम्पनसेशन जो होता है वो आपका काम के बेसिस पे भी होता है, आपने कितना टारगेट किया, कितना आपने वर्क किया, उस बेसिस पे दिया जाता है। तो ये 8 के 8 पॉइंट है जो तुम्हें भूलना नहीं है। कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाओ वीडियो पॉज करके अगर तुम्हें याद है, क्योंकि क्लास अब 2 दिन बाद पेपर है, अब नहीं तो कब आप याद करोगे, राइट। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग।
स्टाफिंग के 3 एलिमेंट है। सबसे पहला है रिक्रूटमेंट, भर्ती करना, फिर सिलेक्शन, किसी अच्छे एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना, फिर वर्कर की ट्रेनिंग देना। तो हम तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मतलब इंड्यूसिंग मोर एंड मोर कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर द वैकेंट जॉब पोजीशन। हमारे पास जो जॉब पोजीशन खाली है उसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोग मतलब कि अप्लाई करें, दैट इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट। उसी को हम लोग क्या कहते हैं क्लास? रिक्रूटमेंट कहते हैं। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट 2 सोर्सेज के होते हैं क्लास। एक होता है इंटरनल सोर्स, एक होता है एक्सटर्नल सोर्स। अगर हमें नए एम्प्लॉय की जरूरत है और हम उस एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही सिलेक्ट करते हैं, दिस इज कॉल्ड इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। और अगर हम एम्प्लॉय को कंपनी के बाहर से सिलेक्ट करेंगे, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल कंपनी के अंदर से, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से, एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के 2 ही मेथड होते हैं क्लास, ट्रांसफर और प्रमोशन। कई सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं सर हम भूल जाते हैं, जल्दी याद करते हैं, हम भूल जाते हैं। ऐसा आप इसलिए भूल जाते हो क्योंकि आप हरी में याद करते हो, आप याद करने का ढोंग करते हो, आप रियली में दिमाग में रखते नहीं उसको। आप अभी पढ़ रहे हो, अभी मैं आप बच्चों को स्टाफिंग पढ़ा रहा हूँ, बच्चों का दिमाग कहीं और होगा, कुछ और कहीं कुछ भी और पढ़। अगर मैं सेशन को लाइव ले रहा होता तो नीचे कॉमेंट में पता नहीं क्या क्या लिख रहे होते। तो आप सिर्फ लग रहा है कि आप पढ़ रहे हो, आप अल्टीमेटली वीडियो प्ले कर रहे हो, बस उसको देख नहीं रहे, उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहे। देखना एक अलग चीज होता है, ऑब्जर्वेशन एक अलग चीज है। आप सिर्फ देख रहे हो, उसको ऑब्जर्व करो, राइट? तो आप इसे देखो, समझो कि सर क्या कह रहे हैं, और दिमाग में अभी कुछ मत लेके आओ, बस खो जाओ वीडियो में। जिस तरीके से देखो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पहले भी ये चीज 2 बार बता चुका हूँ, 1 शॉट में बता चुका हूँ, डिटेल में भी करा चुका हूँ, सब कुछ करा चुका हूँ। फिर भी मैं एक फ्रेश वीडियो बना रहा हूँ, मैं पुरानी वीडियोस को मर्ज करके नहीं दे रहा आपको, क्योंकि क्लास आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा। तो आपको मोटिवेट करने के लिए मैं फ्रेश वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें बहुत मेहनत लगती है। हालांकि मेरी पुरानी सारी वीडियोज में मैंने बहुत मेहनत की है, बट ये एग्जाम टाइम है, मैं इस समय पे 24 घंटा आपके लिए अवेलेबल हूँ, दिन रात आपके लिए काम कर रहा हूँ। तो प्लीज इसको अच्छे से देखो, जितनी भी लंबी जाए वीडियो, वी डोंट केयर, हमें पूरा देखना है, हमें पूरा रिवीजन करना है, क्योंकि हमारा 2 दिन बाद पेपर है बोर्ड का, उसके बाद भूल जाना, कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलो। कंपनी के अंदर से अगर हम वर्कर को लेते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लास इंटरनल रिक्रूटमेंट। कंपनी के बाहर से लेते हैं तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अगर हम कंपनी के अंदर से लेंगे तो हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो हम एम्प्लॉय का ट्रांसफर कर सकते हैं या प्रमोशन कर सकते हैं। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है क्लास? कि आप सेम डिपार्टमेंट में यहाँ काम कर रहे थे, दूसरी जगह चले गए, सेम पोस्ट है, सेम सैलरी, सब कुछ सेम है, और आप दूसरे डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर। लेकिन प्रमोशन का मतलब क्या है? कि आप यहाँ पे कुछ थे, अब आपका ग्रेड बढ़ गया, लेवल बढ़ गया, आपकी अथॉरिटी बढ़ गई, आप ऊपर लेवल पे चला गया, तो दिस इज कॉल्ड प्रमोशन। प्रमोशन में देखो आप ऊपर जाते हो, ट्रांसफर में आप सेम लेवल पे ही रहते हो। प्रमोशन में सैलरी बढ़ती है, रैंक बढ़ती है, अथॉरिटी बढ़ती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, जब ट्रांसफर में ऐसा कुछ नहीं होता। यही 2 तरीके, इनके अलावा और कोई तरीका नहीं जिसमें कंपनी को क्लास हम क्या कर सके, वर्कर को हायर कर सके। एडवांटेज क्या है क्लास? अगर हम कंपनी के अंदर से लोगों को लेते हैं तो द मैनेजर आर अवेयर ऑफ द टैलेंट, मैनेजर को टैलेंट का पता होता है, एबिलिटी का पता होता है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय का, तो वो आराम से एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय पे भरोसा कर सकता है कि हाँ उसे क्या टैलेंट है, क्या, सब कुछ तो पता होता है। पहली बात, एक नए एम्प्लॉय के बारे में इतना पता नहीं होता। दूसरी बात, ये लेस एक्सपेंसिव है कंपनी के अंदर से उठाना एम्प्लॉय को, मतलब उठाना इन द सेंस कि यार हायर करना, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है क्लास? ये बहुत सस्ता पड़ेगा, महंगा नहीं पड़ेगा, और ये एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को मोटिवेट भी करेगा। देखो भाई, इसका सिलेक्शन हो गया, इसका प्रमोशन हो गया, तो हमारा भी हो सकता है, और हम मेहनत करेंगे, और ट्रेनिंग में भी कम खर्चा लगेगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय ऑलरेडी आपकी सारी चीज़ों को जानता है, समझता है, रूल रेगुलेशन को। परफॉर्मेंस उसका बढ़ेगा, क्योंकि उसको भी मोटिवेशन मिलेगा कि यार कंपनी ने मुझे प्रमोट किया है, मेरे को हेल्प किया है, मेरे को भरोसा जताया, तो मैं और मेहनत करूंगा। और ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है। अगर आपको तुरंत एम्प्लॉय की जरूरत है तो आप कहां बाहर से लोगे, समय नहीं है आपके पास, तो आप कंपनी के अंदर से वर्कर का ट्रांसफर और प्रमोशन कर सकते हो। बट इसमें कुछ घाटा भी है, आपको नया फ्रेश आइडिया, फ्रेश टैलेंट आपको नहीं मिलेगा। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय ऑलरेडी आपके यहाँ काम कर रहा था, अपना टैलेंट ऑलरेडी आपको आपके शेयर कर रहा था, अपना नॉलेज, कोई नया टैलेंट नहीं मिलेगा आपको। दूसरी बात, आपके पास लिमिटेड चॉइस है। अगर मेरी कंपनी में 200 लोग हैं, मुझे 2 लोगों का प्रमोशन करना है, तो 200 में से ही 2 कर सकते हैं, या जो वैकेंट जॉब पोजीशन है इन 200 में से ही 2 को फिल करा सकते हैं, राइट? लेकिन अगर हम बाहर से एम्प्लॉय लेते हैं तो हमारे पास पूरा वर्ल्ड पड़ा हुआ है, अनगिनत हमारे पास वैरायटी है। नॉट सुटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन, भाई सीधी सी बात है यार, कंपनी के अंदर से तभी लोग, जब कंपनी पहले से होगी, अब नई कंपनी है तो अंदर से कहाँ से ले लोगे आप? फ्रीक्वेंट ट्रांसफर में रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉय। अगर आप तुरंत तुरंत वर्कर का ट्रांसफर करोगे तो इससे एम्प्लॉय की जो प्रोडक्टिविटी है ना, वो भी खत्म हो जाएगी। वर्कर का जो काम करने का प्रोडक्टिविटी है, मतलब वर्कर जो आउटपुट देता है ना, वो अच्छे से दे नहीं पाएगा। आप बार बार ट्रांसफर करोगे, वो टेंशन होकर जॉब को छोड़ भी सकता है। बार बार ट्रांसफर मत करो, फ्रीक्वेंटली मत करो, बहुत लंबे समय में ट्रांसफर करो। कोई फैमिली है, अपने बच्चे, अपने बीवी बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ रह रहा है, आप ट्रांसफर कर दो कहीं और, फिर वो सब कुछ छोड़ छाड़ के स्कूल नाम कटवा के फिर कहीं और दाखिला कराएगा बच्चों का, फिर उसको कहीं और भेज दोगे तो वो जॉब छोड़ देगा। सम टाइम रेज कॉन्फ्लिक्ट अमंग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। कई बार ट्रांसफर प्रमोशन से एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के बीच क्या होता है, लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि यार इसका प्रमोशन क्यों हुआ, मेरा प्रमोशन क्यों नहीं हुआ, इसका ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ, मेरा ट्रांसफर क्यों हुआ। इस तरीके से कई बार एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय में पंगा देखने को मिलता है। अच्छा,
अब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ये तो इंटर्न था, कंपनी के अंदर से ले रहे थे आप, ट्रांसफर प्रमोशन दो रास्ते थे। अब कंपनी के बाहर से लोगे आप, है ना, कंपनी के बाहर से, तो सबसे पहला क्या, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिकली क्लास बहुत बड़े जॉब के लिए नहीं होता, छोटे मोटे काम के लिए ऑफिस के बाहर एक पर्चा चिपका देते हैं कि हमें इतने लोगों की आवश्यकता है, इतनी सैलरी देंगे, ये सब चीजें फैसिलिटी देंगे। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। दूसरा है कैजुअल कॉलर। कैजुअल कॉलर का मतलब क्या है, जब हमारे पास वर्कर आते हैं, हमें चाहिए 10 वर्कर आए, हमारे पास 100 की एप्लीकेशन आ गई, तो 10 को सिलेक्ट करके जो 90 की एप्लीकेशन अभी रिजेक्ट किया है उनको हम रखे रहते हैं। नियर फ्यूचर जब हमें और वर्कर की जरूरत पड़ती है तो वो 90 वर्कर में से किसी और वर्कर को बुला लेते हैं। दिस इज कॉल्ड कैजुअल वर्कर। एडवर्टाइजिंग, किसी भी तरीके से मीडिया में, प्रिंट मीडिया में कहीं भी आप ऐड डालते हो कि हमारे यहाँ पे जॉब खाली है, सिचुएशन वांटेड, सिचुएशन वैकेंट, आपने पढ़ा भी होगा, है कि नहीं। एम्प्लॉय एक्सचेंज, बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बने होते हैं, जहाँ पे कमी होती है एम्प्लॉय की वहाँ एम्प्लॉय पहुँचाते हैं, ज़्यादा जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ से लेकर जहाँ कम है वहाँ तक पहुँचाते हैं। प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं क्लास, और मैनेजमेंट कंसल्टेंट होते हैं, थोड़ा सा पैसा लेके क्लास ये आपकी जॉब लगवा देते हैं क्लास अपनी, इनको पता होती है कहाँ कहाँ जॉब अवेलेबल है, ये रिसर्च करके आपके ऊपर, कंपनी के ऊपर, ये आपके हिसाब से कंपनी आपकी लगवा देते हैं। कैंपस रिक्रूटमेंट, 3 इडियट का एग्जाम्पल देता हूँ हमेशा मैं क्लास, जब आप कॉलेज में रहोगे, जब आप क्लास कॉलेज के फाइनल ईयर में रहोगे, तभी कंपनियां आएंगी आपके पास और क्लास आपको सिलेक्ट कर लेंगी एक इंटरव्यू के बेसिस पे, कि आपका नॉलेज टेस्ट कर लेंगे, आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस को चेक करेंगे और कहेंगे भाई बस तुम पास हो जाओ, पास होने के बाद सीधा आके हमारी कंपनी में काम करो, कहीं जॉब लेने की जरूरत नहीं है। कई बार क्लास हम लोग प्रेजेंट एम्प्लॉय से भी रिकमेंडेशन ले लेते हैं, अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से पूछ लेते हैं कि भाई तुम्हें कोई पता है क्या, तुम्हारी नज़रों में कोई है जो काम कर सकता है इस काम को, तो वो बाहर से एम्प्लॉय को ले आता है। ठेकेदार होता है जो गांव से कई सारे लेबरों को लेके आता है क्लास, और उन सबको काम दिलाता है, उन सबके कुछ कमीशन भी अपने पास रखता है और काफ़ी लोगों को जॉब देता है, ठेकेदार बोलते हैं इसको। टीवी पे ऐड आना क्लास, टीवी पे ऐड आता है क्लास, वेब पब्लिशिंग, इस पे इंटरनेट पे ऐड आता है, लाइक Naukri.com, गूगल, monster.com, लिंक्डइन पे, है ना। तो बहुत सारी जगह क्लास जहाँ वेब पब्लिशिंग, इंटरनेट के थ्रू जो है आप जॉब ले रहे हो, उनको आप मेल करोगे अपना रेज्यूमे, तो यहाँ से आपके पास कॉल लेटर आ जाएगा, या फिर आपके पास कॉल आएगा, इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, ये सारी चीज़ें होती है। तो हम बाहर से जब लेते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल। अच्छा, एक्सटर्नल का फायदा क्या है क्लास, सबसे पहले फ्रेश और न्यू टैलेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएगा। वाइडर चॉइस ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज, बहुत ज़्यादा चॉइस आपके पास है। देखो, जो इंटरनल का डीमेरिट था वो एक्सटर्नल का मेरिट है, जो इंटरनल का मेरिट था वो एक्सटर्नल का डीमेरिट है। कंपनी के बाहर से लोगे, बहुत बड़ा चॉइस है, खुद बैठ के सोचो ना, रट्टा की जरूरत ही नहीं है, खुद बैठ के सोचो, क्या सोचोगे कि नया टैलेंट आएगा यार कंपनी के बाहर से लेंगे, तो वाइडर चॉइस रहेगा आपके पास एक्सटर्नल सोर्स के अंदर। बाय यूजिंग एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट द मैनेजमेंट कैन गेट क्वालिफाइड एंड ट्रेनिंग पर्सनल। तो भैया क्वालिफाइड, जो आपको क्वालिफिकेशन चाहिए वो पर्सनल, ट्रेंड पर्सनल, जिसके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज हो, जो नई नई चीज़ जानता हो। भाई देखो, जो आज पढ़ रहा है स्कूल में 2022 में, और जिसने क्लास सन 1988 में पढ़ा था, 1990 में पढ़ा था, उसको जो पढ़ाया गया होगा टेक्नोलॉजी, और आज के लोगों को जो पढ़ाया गया होगा उसमें डिफरेंस है। तो ये टेक्नोलॉजिकल नॉलेज होगा। व्हेन आउटसाइडर जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन, तो कई बार बाहर से बंदा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है ना, तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय में भी कंपटीशन की स्पिरिट जाग जाती है, यार बाहर से बंदा आया है, हमें और अच्छा करना है ताकि हमारे मालिक की नजरों में हमारी रेपुटेशन हो कि ओल्ड इज गोल्ड, तो एक कंपटीशन बढ़ जाता है, तो इसको मेरिट कहेंगे। कुछ घाटा भी है क्लास, सबसे पहली बात ये खर्चा बहुत लेता है, और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज का मोरल डाउन हो जाता है। कई बार एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय कहते हैं कि यार हमारा प्रमोशन क्यों नहीं हुआ, इसका नए वाले को बुला लिया, हम पुराने एम्प्लॉय, हमने इतनी मेहनत की इतने सालों से, हमारा प्रमोशन नहीं किया, उसको बुला लिया। टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत लेंदी प्रोसेस है, क्योंकि बाहर से वर्कर को हायर करने में पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस यूज होता है, बहुत टाइम लगता है। ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन पे काफी खर्चा होता है, और नया एम्प्लॉय कई बार एडजस्ट नहीं हो पाता रूल रेगुलेशन में, जिसकी वजह से कंपनी को छोड़ के चला जाता है। तो जब छोड़ के चला जाता है तो उसको बोलते हैं लेबर टर्नओवर। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पे। सिलेक्शन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हम लोग रिक्रूटेड एम्प्लॉय में से किसी एक सबसे बेस्ट कैंडिडेट, या जो जितने भी हमें वर्कर की जरूरत है उनमें से सबसे बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं। दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो आता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब क्या है कि वर्कर जब आता है, जब क्लास इंटरव्यू में आएगा, वो उससे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस का सबसे पहला क्या है, कमेंट सेक्शन में लिखना क्लास, इन दोनों प्रोसेस से एक प्रोसेस आएगा। मेरा स्ट्रॉन्ग मतलब मैं बिलीव करता हूं कि एक तो आना चाहिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ओके, तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब बेसिक क्वेश्चन पूछना, कहाँ से पढ़ाई की है आपने, क्या नाम है, शादीशुदा हो कि नहीं, आपकी एज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या क्या है, माँ बाप कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं, उसकी बेसिक, इससे पहले कहाँ काम करते थे, ये सारी चीजें। फिर एक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है जिसको बोलते हैं सिलेक्शन टेस्ट। एक रिटर्न टेस्ट होता है। कैसा टेस्ट होता है क्लास? रिटर्न टेस्ट होता है, जिसके अंदर आपके इंटेलिजेंस को टेस्ट किया जाता है, आपके एप्टीट्यूड को टेस्ट किया जाता है कि आप कैसी, किसी भी काम को सीखने के लिए आप कितना समय लेते हो, राइट। आपकी पर्सनालिटी देखी जाती है कि आप पॉजिटिव थिंकर हो या नेगेटिव थिंकर हो। ट्रेड टेस्ट, यानी आप बिलीव करते हो कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, बहाने बनाते हो या काम भी पूरा कर सकते हो। इनके पास होता है क्लास, ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनसे इस चीज को टेस्ट कर लेते हैं। आपका जो काम है उसमें आपकी कितनी नॉलेज है, ट्रेड टेस्ट, और आपका किस चीज में इंटरेस्ट ज्यादा लगता है, किस काम में आपका मन ज्यादा लगता है, इन सब
सबको टेस्ट किया था। 5 टेस्ट हैं सिलेक्शन टेस्ट के अंदर। तो पहला प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, दूसरा क्या है क्लास सिलेक्शन टेस्ट, तीसरा है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। अभी जो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू है, ये बेसिकली इंटरव्यू का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू का मतलब ये होता है कि इंटरव्यू लिया जाता है एक पैनल द्वारा, एक पूरा का पूरा। ऐसे यूपीएससी के आपने इंटरव्यू देखे होंगे टीवी में, बहुत सारे इंटरव्यू आते हैं यूपीएससी के, देखा होगा आपने। पूरा पैनल बैठा रहता है, 4-5 लोगों का राउंड टेबल में बैठे रहते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। हर कोई अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होता है, वो आपसे अपनी फील्ड की एक्सपर्टाइज से क्वेश्चन पूछेगा आपसे और आपको आंसर देना पड़ेगा। ये एक ऐसा राउंड होता है इंटरव्यू राउंड, जहाँ पे आप भी अपने डाउट्स को पूछ सकते हो, आप भी अपनी बात रख सकते हो, कुछ आपको पूछना है तो आप वो भी पूछ सकते हो, राइट। फिर उसके बाद जब आप एम्प्लॉय इंटरव्यू में पास हो जाओगे तो आपका रेफरेंस चेक किया जाए। कम से कम 2 रेफरेंस दो आप, ऐसे 2 लोगों का नाम बताओ जो आपके बारे में जानते हो। वो कोई भी हो सकता है क्लास, अगर वो रेपुटेड पर्सन है तो ज़्यादा अच्छा है, अगर वो रेपुटेड पर्सन नहीं है तो थोड़ा कम अच्छा है, बट हाँ अच्छा है। आप कोई भी 2 आदमी का रेफरेंस दे सकते हो, ताकि कल को अगर आपने कुछ गबन किया, कुछ फ्रॉड किया, तो इनसे इनके बारे में पूछा जा सकता है, राइट। उसके बाद है सिलेक्शन डिसीजन। सिलेक्शन डिसीजन का मतलब क्या है? गारंटर जैसे कुछ समझ लो इनको, बट गारंटर नहीं कहेंगे। सिलेक्शन डिसीजन मतलब फाइनली जब आपका बैकग्राउंड चेक किया जाएगा तब डिसीजन लेगी कंपनी कि आपको सिलेक्ट करना है या नहीं करना। सिलेक्शन करना है तो मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा, आपका मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपके घर पे जॉब ऑफर आएगा, जिसको खुशी से देख के चिल्लाओगे आप, यस मेरी नौकरी लग गई। देन कॉन्ट्रैक्ट बनेगा एम्प्लॉयमेंट का, यानी कि यहाँ पे आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा एम्प्लॉयमेंट का, कि भैया ये आपका एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि आपका कॉन्ट्रैक्ट है, आपको 3 महीने 6 महीने साथ साथ काम करना है, आपका पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। यहाँ पे दोनों पार्टीज अपने डॉक्यूमेंट को एक्सचेंज कर लेते हैं कि भैया ये डॉक्यूमेंट है, दोनों पार्टी अपने डॉक्यूमेंट्स को एक्सचेंज कर लेंगे। ये पूरा हो गया क्लास कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एक क्लास समझ यहाँ तक, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है एम्प्लॉयमेंट का, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है कि हाँ ठीक है, इतने साल इतने महीने आप काम करोगे सैलरी पे, हम आपको निकाल नहीं सकते और आप भी हमें छोड़ नहीं सकते। अब उसके बाद पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। अब आते हैं ट्रेनिंग पार्ट पे। ट्रेनिंग क्या है? इट मीन्स इक्विपिंग एम्प्लॉयज विद द रिक्वायर्ड स्किल्स टू परफॉर्म द जॉब इन एक्सपेक्टेड मैनर। तो यानी कि क्लास देखो, वर्कर से आप एक एक्सपेक्टेशन रखते हो कि वर्कर इस तरीके से काम करे, रखते हो कि नहीं रखते? तो यार वर्कर को ट्रेनिंग भी तो उसी तरीके से दो। अगर आप एक्सपेक्टेशन करते हो कि इस तरीके से, अगर मैं चाहता हूं कि आप 40 में से 40 नंबर लेके आओ, तो भैया उस हिसाब से मुझे पढ़ाना भी तो पड़ेगा, बिना पढ़ाए थोड़ी मैं एक्सपेक्ट कर लूंगा आपसे, राइट। तो ट्रेनिंग का मतलब क्या है? इक्विपिंग द एम्प्लॉयज विद द रिक्वायर्ड स्किल्स टू परफॉर्म द जॉब इन एक्सपेक्टेड मैनर। और डेवलपमेंट की बात करें क्लास, ये ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के ओवरऑल ग्रोथ की बात करता है, यानी एम्प्लॉय तरक्की करेगा, दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट। अब अगर आप ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की बात करोगे तो बेनिफिट्स क्या है ट्रेनिंग के? बेसिकली तो सबसे पहले रिड्यूस लर्निंग टाइम। ट्रेनिंग हमेशा सीखने में, एक ट्रेंड एम्प्लॉय अगर ट्रेंड एम्प्लॉय है तो वो किसी चीज को सीखने में हमेशा कम समय लेगा एज कंपेयर टू अनट्रेंड एम्प्लॉय। दूसरी बात, एटीट्यूड फॉर्मेशन। एक ट्रेंड एम्प्लॉय का हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, उसका रवैया जो होगा वो पॉजिटिव होगा कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड होगा। एटीट्यूड फॉर्मेशन बोलते हैं इसको, यानी कि आप ना नहीं करोगे हर चीज के लिए, आप हाँ करोगे। आप ट्रेंड हो, आप भरोसा रखते हो मैं कर सकता हूँ, मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे तो होगा। दिस इज कॉल्ड आपका एटीट्यूड क्या है, ओके। अगला क्या है? बेटर परफॉर्मेंस। बेटर परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? एक ट्रेंड एम्प्लॉय का जो परफॉर्मेंस है वो हमेशा बेटर होगा एज कंपेयर टू अनट्रेंड एम्प्लॉय। अगली बात है, अगर आप ट्रेनिंग देते हो तो जो ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स है, यानी जो डे टू डे प्रॉब्लम्स है ना क्लास, आपका वो खत्म हो जाएगा। डे टू डे प्रॉब्लम्स का मतलब ये है क्लास कि जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे बहुत ज्यादा वर्कर की छुट्टियां मारना, वर्कर का डिमोटिवेट होना, वर्कर का कंपनी के रिसोर्सेज को पर्सनल यूज के लिए यूज करना, ये सारी चीजें, काम चोरी करना, इस सब चीज से आप हट जाओगे अगर आपको ट्रेनिंग मिली तो, अच्छी ट्रेनिंग मिली तो। लेबर टर्नओवर, जैसे देश के जो फौजी होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि वो मरने बैठने के लिए तैयार रहते हैं देश के लिए। सिमिलरली यहाँ पे लेबर कॉन्ट्रैक्टर जो लेबर टर्नओवर जो है वो कम हो जाएगा, वर्कर छोड़ के नहीं जाएंगे। क्यों? आपने उनको ट्रेनिंग दी, आपने उनको काम सिखाया, वो काम सीख गए, काम सीखने के बाद वो काम अच्छे से करेंगे, तो यहाँ पे लेबर टर्नओवर जो है वो भी कम हो जाएगा, छोड़ के नहीं जाएंगे, उनको काम आ रहा है, अच्छे से मोटिवेट हो रहे हैं वो। और दूसरी बात, ट्रेनिंग देके आप मैन पावर नीड को मैनेज कर सकते हो। कैसे आप मैन पावर, मैं आपको लास्ट में सिखा के भेजूंगा कैसे राइटिंग लिखना है, कैसे पेपर में लिखना है, सारी बातें बताऊंगा। बस अभी आपका दिमाग सिर्फ एक ही जगह होना चाहिए, पूरा वीडियो एंड तक देखो, ऑब्जर्व करो चीजों को, सिर्फ देखो नहीं, लर्न करो, समझो इसको, राइट। मैनेजिंग मैन पावर नीड, भैया किसी किसी जगह पे मान लो 4 वर्कर हैं और यहाँ पे एक वर्कर की जरूरत है, तो यहाँ से एक वर्कर को यहाँ ले आएंगे, तो यहाँ पे जो वर्कर है उसके पास तो
नॉलेज नहीं है वो, तो यहाँ से लाएंगे तो बीच में क्या देंगे, ट्रेनिंग। तो उस वर्कर को ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग देकर यहाँ पे ले आएंगे कि भाई ट्रेनिंग देके सिखा के यहाँ पे ले आओ, ताकि यहाँ पे उस वर्कर की जरूरत पूरी हो जाए, हमें बाहर से किसी वर्कर को हायर ना करना पड़े, अलग खर्चा ना करना पड़े। दूसरी बात, आप ट्रेनिंग देके कोई भी अगर चेंजेस है तो उस चेंजेस को अडॉप्ट कर सकते हैं। आप सबने पढ़ा होगा मैनेजमेंट में कि डायनामिक होता है, भाई इन्वायरमेंट बहुत डायनामिक है, बहुत सारे नए नए चेंज आते हैं। तो आप अगर अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को उसकी ट्रेनिंग दोगे, सिखाओगे, तो क्लास उस चेंज को अडॉप्ट कर पाएगा, वो काम अच्छे से कर पाएगा। तो ट्रेनिंग के ये सारे के सारे बेनिफिट्स हैं। अब ट्रेनिंग ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, देखो क्लास, ट्रेनिंग का मतलब क्या है, लर्न, अर्न और लीड। पहले तो सीखो। देखो मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं, जब बच्चा 12th पास आउट होकर निकलता है, मैं कहता हूं फोकस ऑन लर्निंग रेदर देन अर्निंग। अभी लर्निंग पे आपको मैं खुद बताऊंगा, मैं खुद अभी लर्निंग स्टेज पे हूं। अभी हम बिल्कुल लर्निंग स्टेज पे, हम हर कोई लाइफ में कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। कोई कहता है मैं परफेक्ट हूं, मैं नहीं मानता, नोबडी इज परफेक्ट, राइट। हम हर कोई लर्निंग कर रहे हैं, हमारी पूरी जिंदगी लर्निंग करते करते चली जाएगी, हम सीख रहे हैं। और हम जब धीरे धीरे सीखने लगेंगे तो हम अर्न कर लेंगे। आजकल बहुत सारे बच्चों को क्या रहता है, जल्दी पैसा कमाना है, जल्दी पैसा कमाना है, तुरंत अर्न कर लेंगे। नहीं बेटा, पहले आप लर्निंग करो, 2-3 साल लगाओ, मेहनत करो, लर्न करो, फिर धीरे धीरे अपने आप कमाओ, पैसा तुम्हारे पास आएगा, तुम्हें उसके पास नहीं जाना। फिर आप दूसरों को लीड करोगे, आप एक मेंटोर बनोगे, आप लोगों को मोटिवेट करोगे, राइट। तो ट्रेनिंग के 2 मेथड होते हैं। कंपनी के अंदर रहते रहते ट्रेनिंग करो, ऑन द जॉब, जॉब भी चल रही है, ट्रेनिंग भी चल रही है। और ऑफ द जॉब का मतलब जॉब बंद है, आपको अलग से भेजा जा रहा है ट्रेनिंग के लिए, आप ट्रेनिंग सीखो, सीख के आके फिर आप काम करो, राइट। किसी को हवाई जहाज उड़ाना है तो भैया उसको ये नहीं कह सकते भाई तुम उड़ाते भी जाओ और सीखते भी जाओ। आज चलो तो ठीक है, तुम आज आज जो है रशिया के लिए एक फ्लाइट जा रही है और तुम जाओ और रास्ते में सीखते जाओ, उड़ाते उड़ाते, जिस तरह से हम साइकिल चला सीखते ना, सीख रहे होते हैं, गिर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं। हवाई जहाज के केस में ऐसा नहीं हो पाएगा, गाड़ी के केस में ऐसा नहीं हो पाएगा। तो जो ऑन द जॉब होता है, आप काम करते करते सीख रहे हो, तो उसके कुछ मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड क्या है, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। क्लास अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम का मतलब क्या है, यहाँ पे एक होता है मास्टर, एक होता है वर्कर, ठीक है। तो मास्टर पहले काम को परफॉर्म करेगा, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, इन सब के लिए होता है। और वर्कर उसको ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्व समझते हो ना, दिखेगा, अच्छा ये कैसे कर रहा है, कैसे कर रहा है, दिखेगा। उसके बाद फिर वर्कर परफॉर्म करेगा और जो मास्टर है, ट्रेनर है, वो ऑब्जर्व करेगा। लाइक इलेक्ट्रिशियन है तो बताएगा कैसे नट बोल्ट टाइट करना है, खोलना है, तार कैसे जोड़ने हैं। तो इसको बोलते हैं अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। फिर है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप जो बच्चे सीए करेंगे उनको पता होगा, 3 साल की 1000 दिन की ट्रेनिंग होती है। इंटर्नशिप का मतलब क्या होता है कि आप किसी एक्सपर्ट के साथ रहकर काम को सीख रहे होते हो। लाइक डॉक्टर्स में होता है, एडवोकेट में होता है, ठीक है। टीचर के केस में तो थोड़ा कम होता है, बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट के केस में ज़्यादा होता है। तो सीए, अगर मान लो मैं सीए कर रहा हूँ, तो जैसे मैं पास हो जाऊंगा, अपना जो इंटरमीडिएट स्टेप है वो पास हो जाऊंगा, तो मैं ट्रेनिंग में चला जाऊंगा। तो जो असली चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैं उसके अंडर में काम करूंगा। वो मुझे बोलेगा बेटा ये काम कर, बेटा वो काम कर, बेटा वो काम कर। वो मुझे इतना सारा काम दे देगा, इतना सारा काम दे देगा, मैं काम करते करते काम सीख जाऊंगा। फिर मैं बन जाऊंगा सीए, फिर मैं अपने अंडर लोगों को रखूंगा, है ना। उसको बोलते हैं इंटर्नशिप। तो इंटर्नशिप मतलब जो आप एक्सपर्ट के साथ रह के काम को सीखते हो। इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग का मतलब क्या है, जब आप एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से मिलते हो, तो ये भी एक ट्रेनिंग जैसा ही होता है कि आप नए एम्प्लॉय को अपने पुराने एम्प्लॉय से मिलवा रहे हो। वो बात कर रहा है, समझ रहा है उनसे, माहौल समझ रहा है, रूल समझ रहा है, पॉलिसी समझ रहा है। तो ये भी एक तरीके से ट्रेनिंग का काम करता है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या है, जॉब बंद, जॉब बंद है, अब आपको ट्रेनिंग मिल रहा है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। इसके अंदर आता है वेस्टिब्यूल स्कूल। वेस्टिब्यूल स्कूल का बेसिकली मतलब क्या होता है, ऑफ द जॉब में यहाँ पे एक डमी मॉडल तैयार किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन का, और वर्कर को काम पे भेजा जाता है। कई बार वो सेम एरिया में होता है, कई बार अब्रॉड होता है, कई बार दूसरे स्टेट में होता है, कि आप जाओ वहाँ पे काम सीख के आओ। उसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल स्कूल। किसी बड़े मशीन पे थोड़ी वर्कर को डायरेक्टली बिठा दोगे आप, है ना। ऑफ द जॉब का मतलब जॉब बंद करो और आप जाके सीखो, सीख के आके फिर काम करो। दिस इज कॉल्ड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। और इसके अंदर क्या आता है, वेस्टिब्यूल स्कूल एक डमी मॉडल तैयार किया आता है। ऑफ द जॉब मेथड आर यूज अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस। जहां पे आप काम कर रहे हो, दैट इज वर्क प्लेस से दूर रखा जाता है आपको। इट मीन्स लर्निंग बिफोर डूइंग, यानी काम करने से पहले भैया पहले सीख लो आवाज उड़ाना। इन दिस ट्रेनिंग इज प्रोवाइड बाई एक्सपर्ट फ्रॉम विद इन द एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। एक्सपर्ट से सिखाया जाता है और इसको अलग अलग केस स्टडी दिया जाता है। अगर ऐसा हो गया तो क्या करोगे, ऐसा हो गया तो क्या करोगे। जैसे पायलट को ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर वेदर चेंज हो गया तो क्या करोगे। सब कुछ केस स्टडी बना बना के, अलग अलग केस स्टडी बना के पूरा सिखा दिया जाता है। फिर रियल लाइफ में अगर कोई भी केस स्टडी आती है तो उसको आराम से वो टैकल कर लेता है। तो ये था पूरा का पूरा आपका स्टाफिंग। आई होप आपको स्टाफिंग चैप्टर कम से कम आराम से समझ आ गया होगा। ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं डायरेक्टिंग चैप्टर पे। हमें सीखना है स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, उसके बाद कंज्यूमर प्रोडक्शन। अगर आप थक गए हो
तो वीडियो पॉज करके 5-10 मिनट का ब्रेक ले लो। मैं यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं देने वाला, क्योंकि मुझे टिक के एंड तक तुम्हें 4 चैप्टर खत्म कराने किसी कीमत पे। कल तुम्हें मैं और 2 चैप्टर खत्म करा दूंगा। बीच में केस स्टडीज आ रही होंगी, बीच में सैम्पल पेपर आ रहे होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पॉइंट, सब कुछ आएगा। बस मुझे एक चीज सुनना है हर एक बच्चे से। अगर तुम्हें लगे कि सुनील सर रियली में मेहनत कर रहे हैं, अगर तुम्हें लगे, तो जब पेपर दे के आना तो कमेंट करके करेक्ट फीडबैक देना कि वाकई ही क्या मेरा पढ़ाया हुआ आया। टर्म 1 में इतने सारे बच्चों ने करेक्ट फीडबैक दिया, मैं परेशान हो गया। मैसेज पढ़ते पढ़ते इतने सारे बच्चे थे, इतने सारे बच्चे, मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मतलब परेशान इन द सेंस मुझे अच्छा लग रहा था कि यार इतने सारे बच्चों का पेपर अच्छा गया। रियली में कई सारे बच्चे बोलते सर हमने कहीं कोचिंग नहीं ली, कहीं कुछ नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ आपकी वीडियोस देखी। और भी बहुत सारे टीचर्स हैं क्लास जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्लास में भी मेरे से भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। बहुत सारे टीचर्स हैं, मैं कुछ भी नहीं समझता खुद को, सब मेहनत कर रहे हैं आपके पीछे कि यार आपका भला हो। अगर आपने किसी टीचर की एक वीडियो देखी, उससे कुछ एक पॉइंट भी सीखने को मिला ना, तो यू शुड बी थैंकफुल। आपको थैंकफुल होना चाहिए उसके लिए कि यार कोई ना कोई तो हमारे लिए है, मेहनत करा। उन बच्चों के लिए जो कहीं ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते, उन बच्चों के लिए जो क्लास कहीं भी स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते, प्राइवेट पढ़ते हैं बच्चे, उन सब के लिए। तो 5-10 मिनट का ब्रेक ले लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बट खत्म करके उठेंगे पूरा का पूरा। लंबा ब्रेक मत लेना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टिंग चैप्टर। अब देखो, स्टाफिंग से बड़ा है डायरेक्टिंग। स्टाफिंग के अंदर क्या किया, वर्कर को आपने पूरा का, और दिमाग में एक चीज समझना, मेरे एक एक बच्चे दिमाग में देखो, खुद से बोलना कि भाई तुझे एक भी क्वेश्चन एक सिंगल नंबर का पेपर में छोड़ के नहीं आना है। सीबीएसई है, पेपर में लिखने के नंबर मिलते हैं, ध्यान रखना। आप एक भी अक्षर का छोड़ के मत आना, बिकॉज मैं छोड़ के आ रहा हूं तो मुझे 0 मिलेंगे, पक्की बात है। टीचर चाह के भी मुझे नंबर नहीं दे सकता, क्योंकि अगर स्क्रूटनी पड़ गई, पन्ना पलटा लिया कि मास्टर जी आपने इसमें नंबर कैसे दे रखे हैं, तो कुछ भी नहीं लिखा बच्चे ने। हाँ, बट अगर आपने कुछ लिखा है तो थियोरेटिकल है, टीचर आपको आधा नंबर भी दे सकता है। क्या पता किसी टीचर का मन में, कोई टीचर होता है यार बच्चों को फेल नहीं करना चाहते, चलो यार पास कर दो बच्चे को, तो वो खाली कॉपी छोड़ोगे तो वो चाह के भी पास नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो खुद फंस जाएगा। बट आप लिख के आते हो थोड़ा बहुत, आप सीधी सीधी बात में एक बात बोलता हूँ बच्चों से कि टीचर को लगना चाहिए कि तुमने मेहनत करी है, कॉपी में केयरलेस नहीं हो, तुमने कोशिश करी, तुम कुछ कुछ लिख रहे हो, टीचर समझ जाएगा। यार बच्चा बच्चा तो बच्चा होता है ना क्लास, टीचर को सब पता होता है, वो समझ जाएगा, अच्छा यार चलो कोई बात नहीं, कोशिश तो की है बंदे ने, ठीक है यार, कितना बन रहा है, अच्छा ये तो फेल हो जाएगा, चलो इसको 2 नंबर दे देता हूँ, यहाँ पे आधा नंबर बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे आधा नंबर बढ़ा देता हूँ। इस तरीके से चीजें होती हैं। तो इसीलिए आप पेपर में छोड़ के कुछ मत आना। मेरा एक स्टूडेंट क्लास पेपर में छोड़ के नहीं आएगा, और अपने दोस्तों से बोल देना सुनील सर ने बोला है पेपर पेज भर के आना, छोड़ के मत आना। हाँ, भरने का मतलब ये नहीं कि बेवजह बहुत ज्यादा भर रहे हो, वर्ड लिमिट्स के अंदर रहो, कुछ ना कुछ सोचो, दिमाग लगाओ। डायरेक्टिंग होता क्या है, किसी नॉर्मल अगर मैं 8वीं क्लास के बच्चे को लाऊं, भैया इधर डायरेक्टिंग क्या होता है, तो वो सोचेगा डायरेक्ट करना डायरेक्टिंग है, मूवी में डायरेक्टिंग की डायरेक्टर होता है, दिशा देना, डायरेक्ट करना, ये डायरेक्टिंग है। सारे वर्कर को दिशा दो, भाई वर्कर आ गए, स्टाफिंग के अंदर सारे स्टाफ आ गया, स्टाफ अपने आप जाके काम नहीं करेगा, आपको स्टाफ को दिशा देना पड़ेगा, आपको स्टाफ को बताना पड़ेगा भाई ऐसे ऐसे काम कर, ऐसे ऐसे काम कर। दिस इज कॉल्ड डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड सीइंग। देखो अब ये भी नहीं है सिर्फ बता दे चलो भाई लग जाओ काम पे, ऐसा नहीं है, सिर्फ इतने से खत्म नहीं होता। टेलिंग तो है, लोगों को बताना तो है, यहाँ पे काम शुरू होता है, लेकिन सीइंग देखो भी कि वो अपनी बेस्ट एबिलिटी से परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, जो उनकी बेस्ट एबिलिटी अपना पूरा जोर लगा के मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के फीचर की बात करें, काम यहीं पे शुरू होता है, एक्शन एक्शन लिया जाता है, यानी कि ये वो फंक्शन है जहां पे रियली में काम करना वर्कर स्टार्ट कर रहे होते हैं। कंटिन्यूस एक्टिविटी, एक काम खत्म होगा दूसरा काम चलेगा, कोई भी चीज में अनकंटिन्यूस, हर चीज कंटिन्यूस एक्टिविटी है। मैनेजमेंट से लेकर डायरेक्टिंग तक सब एक काम खत्म होगा दूसरा काम चालू होगा। पर्वेसिव है, जैसे मैनेजमेंट पर्वेसिव था, ये भी पर्वेसिव है। पर्वेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल फेनोमेनन, हर जगह काम आएगा। ये जो है ना क्लास आपका हर जगह काम आएगा, पर्वेसिव है। घर में भी होता है, मैं भी डायरेक्ट करता हूँ, आप भी अपने छोटे भाई बहनों को समझाते हो, कई बार तो आप पेरेंट्स को भी समझाने लग जाते हो कि पापा ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, जमाना बदल गया है कि नहीं। तो डायरेक्टिंग का मतलब क्या है, जब हम चीजों को समझाने लगे किसी को, तो ये हर जगह होता है, हर जगह, कहां नहीं, छोटी कंपनी हो बड़ी कंपनी हो, प्रॉफिट मेकिंग हो नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, कोई भी चीज, फर्म हो, कंपनीज हो, एनपीओ हो, एनजीओ, हर जगह जो है डायरेक्टिंग चलता है पर्वेसिव। हर लेवल का बंदा कहीं ना कहीं डायरेक्टिंग कर रहा है, टॉप लेवल वाला भी डायरेक्टिंग करता है, मिडिल वाला भी करता है, लोअर वाला भी, हर कोई किसी ना किसी को दिशा दे रहा है। दैट इज कॉल्ड पर्वेसिव। फॉलो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बेसिकली डायरेक्टिंग टॉप टू बॉटम आता है। टॉप टू बॉटम बेसिकली मतलब ऊपर वाला बंदा आपको डायरेक्ट करेगा, आप नीचे वाले बंदे को, आप उसके नीचे वाला उसके नीचे, इस तरीके से डायरेक्टिंग कहां से होता है, फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होता है, भाई यहाँ पे काम चालू होता है और काम है यानी कि परफॉर्मेंस, यहाँ पे रियली है आपके परफॉर्मेंस क्या है। आपको हायर तो कर लिया हमने, आपको 50,000 की सैलरी देके हमने हायर कर लिया, लेकिन आपका परफॉर्मेंस कैसा होगा हमें वो देखना है। और दूसरी बात ह्यूमन एलिमेंट है, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे लोग इन्वॉल्व हैं। स्टाफिंग इज ऑल्सो ह्यूमन एलिमेंट, डायरेक्टिंग इज ऑल्सो ह्यूमन एलिमेंट, यहाँ पे ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट है। अगला क्या है, इंपोर्टेंस बेनिफिट्स क्या होगा। अगर आप वर्कर को, सीधी सी बात है, वर्कर आया, आपने उसको गाइड किया, ट्रेनिंग दिया, उसको डायरेक्ट कर रहे हो, उसको मोटिवेट कर रहे हो, उसकी कम्युनिकेशन स्पीड बढ़ा रहे हो, उसका लीडर बना रहे हो, तो
तो भैया उससे फायदा क्या होगा, है ना, एम्प्लॉय को दिशा देने से फायदा क्या होगा, काम अच्छे से करेगा वो। हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन, काम शुरू कर पाएगा जब आप उसे दिशा दोगे। टू इंटीग्रेट एम्प्लॉय एफर्ट, मान लो अगर मैं किसी एम्प्लॉय को हायर करूंगा तो भैया मुझे उसे बिठा कर समझाना पड़ेगा ना, भाई देख ऐसे तेरे को काम करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, कोई गलती हो पूछ लियो, कोई समस्या हो मुझे पूछ लेना, सीखो, आपके सीखने का टाइम है। तो क्या मोटिवेट हो जाएगा, काम अच्छे से करेगा, मीन्स ऑफ मोटिवेशन। और इंटीग्रेट एम्प्लॉय एफर्ट, हर एक एम्प्लॉय को एफर्ट को जोड़ेगा। एक उंगली में ताकत नहीं क्लास, जब ये पांचों उंगली मिलती है ना तब ताकत बनती है। तो कहने का मतलब क्या है, हर एक एम्प्लॉय को जोड़ेगा, डायरेक्टिंग सबके बीच में मेल मिलाप कराता है, राइट। तो एम्प्लॉय को मोटिवेट भी करेगा और क्लास एफर्ट्स को जोड़ के, अलग अलग बंदों का जो एफर्ट है उसको जोड़ के एक ही दिशा में लेके चलेगा ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकें। कोई भी चेंजेस अगर आता है ना क्लास, उस चेंजेस को अडॉप्ट करेगा। कहने का जैसे ट्रेनिंग का बेनिफिट था, हेल्प्स टू अडॉप्ट चेंजेस, ट्रेनिंग देके हम बदलाव को एक्सेप्ट कर सकते हैं। कोई नया सिलेबस में चेंज आ जाए मान लो अभी, तो हम जैसे टीचर आपको ट्रेनिंग देंगे, मोटिवेट करेंगे, आपको गाइड करेंगे, समझाएंगे आपको, तो आप एक्सेप्ट, काम हो जाएगा, अच्छा ठीक है यार, हाँ ठीक है कर लेंगे हम, राइट। दिस इज कॉल्ड हेल्प्स टू अडॉप्ट चेंजेस। तो डायरेक्टिंग में जो डायरेक्टर होता है या जो क्लास ट्रेनर होता है, ट्रेनर, वो आपको समझाएगा, आपके चेंजेस जो भी चेंजेस आए आप उसको आपको सिखा दी जाएगा, आप काम कर लोगे। स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग में क्या होता है, अब किसी भी कंपनी के अंदर हजारों एम्प्लॉय होते हैं, सॉरी, कोई हमारे देश से है, कोई अलग देश से है, अलग अलग जगह से, कंट्री से लोग आ रहे होते हैं, है ना, एक साथ काम करने। सबका एटीट्यूड अलग अलग हो सकता है, सबका वे ऑफ टॉकिंग, सबका बिहेवियर, सबकी थिंकिंग, सबकी आइडियोलॉजी अलग अलग हो सकती है। डायरेक्टिंग फंक्शन मदद करता है क्लास सबको एक दिशा में लेके चलने के लिए, सबके बीच में बैलेंस करने के लिए। चाहे कंपनी का लोअर लेवल का एम्प्लॉय हो चाहे टॉप लेवल, इज्जत सबकी होनी चाहिए, रेपुटेशन सबकी है, सबका क्लास आपको सम्मान करना चाहिए, हर किसी की आपको रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये स्टेबिलिटी कहाँ आता है, ये आता है डायरेक्टिंग के अंदर। डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट हैं क्लास, जिसमें से आपको सुपरविजन बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, आप पढ़ोगे कम्युनिकेशन, सुपरविजन, लीडरशिप और मोटिवेशन, ये 4 एलिमेंट ध्यान रखना। लीडरशिप, मोटिवेशन, सुपरविजन, कम्युनिकेशन। सुपरविजन ज़्यादा जाना नहीं है आपको, सिर्फ मीनिंग जान लो। सुपरविजन का मतलब क्या है, इंस्ट्रक्ट करना, वर्कर को गाइड करना, मॉनिटरिंग करना, ऑब्जर्व करना कि वो अपनी बेस्ट एबिलिटी से परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, सुपर मीन्स ओवर एंड अबव, विजन मीन देखना, यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ऊपर से बैठ के इन सबके ऊपर निगरानी रखना कि वो काम अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कोई गलती कर रहे हैं तो उन गलती को ठीक करना, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना, गाइड करना, ये सारा काम एक सुपरवाइजर का होता है। सुपरवाइजर हालांकि लोअर लेवल का आदमी होता है, लेकिन ये सारे वर्कर को, एक कुछ कैटेगरी के वर्कर का सुपरवाइजर होता है, तो उन सबका ध्यान रखने का काम जो है वो सुपरवाइजर का है, उनकी एक्टिविटी को देखने का काम कि वो काम कर रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं कर रहे, सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उनको कहाँ मेरी गाइडेंस की, मेरी हेल्प की जरूरत है, उन सबको देखना सुपरवाइजर काम है। नेक्स्ट है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन क्या है, जब अंदर से आग लग जाती है, आप भी कई बार किसी को देख के इंस्पायर होते हो कि यार ये बंदा क्या है, इसने कितनी मेहनत करी, कहाँ पहुंच गया ये, तो हम इंस्पायर होते हैं और हम और मेहनत करते हैं। एक नॉर्मल आदमी किसी स्टेट का सीएम बन जाता है, एक नॉर्मल आदमी किसी कंट्री का पीएम बन जाता है, एक नॉर्मल इंसान क्लास देश के लिए गोल्ड ले आता है या देश में पूरा नाम कर देता है अपना। ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनसे मैं, आप, हम सब डेली बेसिस पे इंस्पायर हो रहे होते हैं यार, लेकिन हम उनकी सिर्फ चकाचौंध भरी लाइफ देखते हैं कि यार वाओ इसको इतना फेम मिला, लेकिन उस फेम के पीछे उसने कितनी रातें काली करी है क्लास, कितनी मेहनत की है, वो उसको ही पता है क्लास, उसके अलावा किसी को नहीं पता। तो हमें वो मेहनत करनी है, उससे ज़्यादा मेहनत करनी है, हमारे 24 घंटे को झोंक देना है हमें। अगर हम मेहनत करेंगे ना, हमें कुछ पता ना, भूख प्यास कुछ भी नहीं, बस करते जाओ, मेहनत करते जाओ, करते जाओ, हार्ड वर्क करते चले जाओ, उसका भी नशा हो जाता है मेहनत करने का, और तब आप निकलते हो आगे, तब आप कहीं लाइफ में बन जाते हो कुछ। तो मोटिवेशन का मतलब क्या है क्लास, एक स्टिमुलेट करना, इंस्पायर करना, इंड्यूस करना लोगों को, सो दैट क्लास, ताकि आप बेस्ट एबिलिटी से परफॉर्म कर सके। वर्कर अपनी बेस्ट एबिलिटी से तभी परफॉर्म करेगा जब एम्प्लॉयर वर्कर के ऊपर फेथ दिखाएगा। अगर मुझे तुम पे भरोसा है ना, तो तुम और बेहतर करोगे। अगर मैं तुम्हें मोटिवेट करूंगा, मैं तुम्हें जगाऊंगा, तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारी अभी बहुत समझ नहीं है, तुम चीज़ों को नहीं समझते, लाइटली ले लेते हो, लेकिन धीरे 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 अगर तुम्हें मोटिवेट किया जाए तो शायद तुम बेटर परफॉर्म कर सकते हो, राइट। तो इट कैन नॉट बी फोर्स्ड, और जबरदस्ती नहीं किया जा सकता हिला हिला के भाई तुम मोटिवेट हो, नहीं, अंदर से आती है, इंटरनल फीलिंग आती है। वो कहते हैं ना कि यार इस एक बात मुझे दिल पे लग गई, बस फिर मैंने मेहनत करना चालू किया। दिस इज कॉल्ड मोटिवेशन, दिस इज कॉल्ड क्लास मोटिवेशन। ये है मोटिवेशन, जब आपको लगे कि यार ठीक है यार, ये चीज है, इसको मैं कर सकता हूं अच्छे से। आप जिम में जाते हैं लोग तो मोटिवेट होते हैं, जहाँ पे 4 पुशअप मार रहे हैं वहाँ 10 मारते हैं, जहाँ पे क्लास 10 किलो उठाना है वहाँ 12 किलो उठाते हैं। जब आप थक जाते हो उसके बाद पुशअप मारना स्टार्ट करो, उसके बाद मेहनत करना स्टार्ट करो। ये चीज़ है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन क्या है, आपके गोल होगा तभी मोटिवेट। आपका लाइफ का कोई मकसद नहीं है ना, आप मोटिवेट नहीं हो सकते, कोई ना कोई गोल चाहिए। मेरा एक गोल है, शार्प गोल है मेरा, कि मेरे को हर एक कॉमर्स स्टूडेंट के दिल में जाना है, हर एक कॉमर्स स्टूडेंट के दिल में रहना है, एक आवाज़ आनी चाहिए उनके, हमारा सुनील सर ने अच्छा किया, मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बहुत जीरो लेवल से शुरू किया है मैंने, बहुत मेहनत कर रहा हूँ दिन रात, ठीक है।
तो ये मेरा गोल है और इस यही गोल मेरे अंदर आग जलाए रखता है, यही गोल जो है मेरे अंदर आग लगाए रखता है। दिस इज कॉल्ड गोल ओरिएंटेड। मोटिवेशन गोल ओरिएंटेड है, इंटरनल फीलिंग है, अंदर से आता है। मुझे कोई कहता नहीं है उठ जा वीडियो बना ले, मुझे कोई नहीं कहता किसी चीज को करने के लिए, मैं आपकी डिमांड से पहले आपकी सप्लाई पूरी करता हूँ, राइट। तो ये इंटरनल फीलिंग है। इसी तरीके से आप भी जब मेहनत करोगे ना कि मुझे टॉप करना है, मुझे 100 में 100 लेके आना, अंदर से फीलिंग आएगी बेहतर करने की, तब जाके आपके घर वाले मोटिवेटेड रहते हैं अंदर से कि यार मेरा बच्चा पढ़ लिखे कुछ बन जाएगा, उसके लिए उसके ट्यूशन की फीस है, उसके अच्छे कपड़े होने चाहिए, हम भले ही खराब कपड़े पहने अपने बच्चे को अच्छे कपड़े देंगे, हम भले कुछ भी खा लें कम खा लें, मम्मी कभी नहीं कहती कि रोटी खत्म हो गई है, खुद का हिस्से का भी देती चली जाती है कि खा ले बहुत है, अभी भी रोटी बहुत है, अभी रोटी खत्म नहीं हुई तू खा ले, है नहीं, लेकिन फिर भी वो बना के देती है आपको, अपना शेयर देती है कि भाई मेरा बच्चा कुछ बन जाए। और इसीलिए अंदर से मोटिवेशन आता है। आप, इसलिए मैं कहता हूं आपको, आप भी मोटिवेट रहो उनको कुछ देने के लिए, ठीक है। हालांकि आप कुछ दे नहीं सकते लेकिन कोशिश कर सकते हो। मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव। घर से निकाल दूंगा अगर तू फेल हो गया तो, पापा कहते हैं ना नेगेटिव मोटिवेशन, बेटा तुझे एक आईफोन दिलाऊंगा, बेटा तुझे ये दिलाऊंगा वो दिलाऊंगा, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव मोटिवेशन। अंदर से अच्छा लगता है ये पॉजिटिव मोटिवेशन। ये काम ये भी होता है, ऐसा नहीं कि नेगेटिव मोटिवेशन काम नहीं करता। अगर कोई कोई शेर आपके पीछे भागने लगे तो शायद आप उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ सकते हो भागने में। अगर नॉर्मली भागोगे शायद नहीं भागो, अगर शेर पीछे पड़ गया मान लो, कभी आप जा रहे हो क्लास किसी उसमें, मतलब जैसे यहाँ है ना क्लास, मतलब गिर फॉरेस्ट है या अलग अलग फॉरेस्ट होता है, वहाँ पे लोग जाते हैं देखने के लिए, है ना, सफारी करने के लिए, कोई शेर पीछे पड़ गया तो शायद आप ऐसा भागोगे कि शायद उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ दो। तो ये नेगेटिव मोटिवेशन भी काम करता है, ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं करता, करता ये भी काम। ओके, उलझा हुआ है, बड़ा कॉम्प्लेक्स है, मतलब किसी को मोटिवेट करना रियली वेरी वेरी हार्ड, बहुत मुश्किल है, और वो मोटिवेट हो जाए और लंबे समय तक काम करे। कई बार मोटिवेशन शॉर्ट टर्म होता है, मोटिवेट हो गया, घर पे मेहनत करूंगा भाई, मेहनत करूंगा, यस यस करूंगा, यस करूंगा, घर जाके सो गया, खत्म, कुछ नहीं, या थोड़ा बहुत एक दो दिन पढ़ा और फिर डाउन हो गया। तो मोटिवेशन क्या है क्लास, चेंजेस अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द एम्प्लॉय। अब मोटिवेशन भी चेंज होता रहता है, अच्छा कंटिन्यूस तो है ही, हर चीज कंटिन्यूशन में बताता है। एक बार मोटिवेट करोगे कि एक काम पूरा हो जाएगा, फिर नया गोल आएगा, नए गोल के लिए मोटिवेट करोगे, इस तरह चलता रहेगा। अगला क्या है, इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द एम्प्लॉय। ये एम्प्लॉय की नीड के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। देखो, मोटिवेशन की एक थ्योरी है जो मास्लो साहब ने दी है, नीड हायरार्की थ्योरी। वो कहते हैं वर्कर की नीड है, उस नीड को पकड़ो, उस नीड को पकड़ के मोटिवेट करो, वो अच्छे से काम करेगा, वो काम करने के लिए मोटिवेटेड रहेगा। तो हर वर्कर की नीड तो एक जैसी नहीं होती, या हर टाइम नीड एक जैसी नहीं होती। तो नीड बदलता है तो मोटिवेशन करने का तरीका भी क्या होता है क्लास, बदलता है। मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी है। पहली नीड वो कहते हैं क्लास फूड क्लॉथ वाटर, मतलब शेल्टर वाटर जो भी कह लो, रोटी कपड़ा मकान, फिजियोलॉजिकल नीड, कि भैया इंसान को पहले रोटी कपड़ा मकान दो, फिर सिक्योरिटी दो, उसकी जॉब को सिक्योर करो, लाइफ को सिक्योर करो, उसका फ्यूचर सिक्योर करो, फिर नेचुरल लव अफेक्शन, इसके लिए काम करता है वो, फिर उसे रेस्पेक्ट चाहिए, और जो बन गया वो बन गया, उसके बाद वो काम नहीं करेगा। दिस इज कॉल्ड नीड हायरार्की थ्योरी। तो पहली जो नीड है वो है क्लास फिजियोलॉजिकल नीड, रोटी कपड़ा मकान की नीड। और ये किससे पूरा हो सकता है, पैसा। भाई फिजियोलॉजिकल नीड मतलब रोटी कपड़ा मकान, उसको पैसे दो ताकि वो क्लास इन चीज़ों को अफोर्ड कर सके, डेली लाइफ की चीज़ों को अफोर्ड कर सके। फिर है उसकी सेफ्टी की बात, भैया सेफ्टी जरूरी है कि वो आज तो उसको रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है, पर क्या कल उसको रोटी कपड़ा मकान मिलेगा? लॉकडाउन में 6 महीने साल भर बंद रहा देश, तो क्या वो खा पी के रह सकता है अपने अपनी पास सेविंग से? इस चीज़ का इंश्योर करना है। या जहाँ वो काम कर रहा है क्या वो सेफ है, क्या कोई केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहा है उसको नुकसान तो नहीं है उसको, ये चीज़ देखना है, सेफ्टी सिक्योरिटी नीड। फिर देखो लाइन बाय लाइन इंसान की जरूरत बढ़ती चली जाती है। पहले क्या चाहिए, फिजियोलॉजिकल, फिर क्या चाहिए, सेफ्टी, फिर लव अफेक्शन, नेचुरल लव अफेक्शन, बिलोंगिंगनेस नीड, फ्रेंडशिप, गेट टुगेदर, ये सारी चीजें चाहिए, इंटीमेट रिलेशनशिप, फ्रेंड्स। उसके बाद है स्टीम नीड। स्टीम का मतलब क्या होता है क्लास, रेस्पेक्ट, फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट, कि ठीक है यार मैंने कुछ अचीव किया है, उपाधि मिली है मुझे, रेस्पेक्ट चाहिए यहाँ पे। और ये पूरा किया जा सकता है नॉन मॉनेटरी से। मैं आपको दिखाऊंगा अगर चल के मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। मॉनेटरी इंसेंटिव मतलब पैसा, भाई गरीब को तो पैसा चाहिए, उसको आप रेस्पेक्ट मत दो, पैसे दो, वो घर बार अपना संभालेगा। उसके बाद जब आप धीरे धीरे पैसा कमाने लग जाते हो तो आपको कहते हैं मुझे पैसों की कमी नहीं है, मुझे इज्जत चाहिए, मुझे रेस्पेक्ट चाहिए, पैसे तो है मेरे पास, राइट। दिस इज कॉल्ड स्टीम नीड। और इसी इसी इज्जत के लिए, इसी रेस्पेक्ट के लिए कितने लोग डोनेशन देते हैं, चैरिटी करते हैं, पब्लिक की इमेज, पब्लिक की नज़र में इमेज अच्छा करने के लिए कितना काम करते हैं। फिर लास्ट में जो आप जो बनना चाहते हो आप बन गए। जैसे क्लास एक सोल्जर का हमें सपना होता है कि मैं देश के लिए शहीद हो जाऊं, देश के लिए मर मिट जाऊं, ये उसका मेन एम रहता है। दिस इज कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। जो आप बनना चाहते हैं वो आप बन गए, और अब तुम्हें मोटिवेट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो तुम्हें चाहते थे तुम वो बन चुके हो, तुम्हें अब मोटिवेट नहीं किया सकता। तो मास्लो साहब कहते हैं कि जो हिरार्की है ये फॉलो होना चाहिए। हिरार्की मतलब स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन। तो धीरे धीरे नीड को पकड़ो और नीड के हिसाब से वर्कर को मोटिवेट करते चले जाओ। नीड होगी, वर्कर मोटिवेट होगा। मुझे कुछ चाहिए तो मुझे मोटिवेट करना आसान है, अगर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए लाइफ में तो मुझे मोटिवेट करना आसान नहीं है। मेरा कोई गोल है लाइफ का तो मुझे मोटिवेट करना आसान है, मेरा कोई गोल नहीं है तो मुझे मोटिवेट करना भी आसान नहीं होगा।
अब मोटिवेशन के लिए दो तरह की इंसेंटिव होती हैं क्लास, एक पैसों में दी जाती है मॉनेटरी, और एक पैसों में नहीं दी जाती है नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी इंसेंटिव का मतलब क्या होता है, जहां पे पैसा देकर मोटिवेट किया जाता है वर्कर को, लाइक पे एंड अलाउंसेस। सैलरी जो है वो बेसिक इंसेंटिव है हर एक एम्प्लॉय के लिए, अच्छी सैलरी दी के एम्प्लॉय को मोटिवेट किया जा सकता है, साथ में उसका अलाउंसेस, चाहे डियरनेस अलाउंसेस हो, इसको बोलते हैं बेसिक पे, डियरनेस अलाउंसेस महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंसेस आपके घर का किराया, और अदर अलाउंसेस आपको दिए जाते हैं। अंडर द सैलरी सिस्टम एम्प्लॉय आर गिवन इंक्रीमेंट इन बेसिक पे every year and also increase in their allowances from time to time। उनकी सैलरी को बढ़ाया जाता है, कई बार इंक्रीमेंट दिया जाता है, उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे अच्छा काम किया तो उनको इंक्रीमेंट दिया जाता है। इससे क्या होगा, एम्प्लॉय अच्छा फील करेगा, और अच्छा फील करेगा तो वो काम अच्छे से कर पाएगा। सेकेंड इज क्लास प्रॉफिट शेयरिंग। कई बार कंपनी कहती है कि हमारी कंपनी का प्रॉफिट 10 करोड़ हो जाए, उसके ऊपर जितना भी प्रॉफिट होगा हम वो सारा एम्प्लॉयज़ को बांट देंगे। तो 10 करोड़ तक प्रॉफिट किसका क्लास, मालिक का। उसके ऊपर अगर 11 करोड़ प्रॉफिट हुआ तो 1 करोड़ प्रॉफिट हर एक एम्प्लॉय को क्लास, जैसे जैसे बटेगा उनकी मर्जी है वो उसे बांट देंगे। तो इससे भी वर्कर सोचेंगे यार कंपनी और अच्छे से काम करे, हम सब अच्छे से काम करेंगे, कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी और 2 करोड़ 10 करोड़ के बाद सारा प्रॉफिट हमें बांटा जाएगा, राइट। तो इससे भी वर्कर मोटिवेट होंगे। वन टाइम एक्स्ट्रा पेमेंट होता है बोनस, हर साल दिवाली पे क्लास वर्कर को एक एक्स्ट्रा पेमेंट दिया जाता है, किसी एनुअल डे पे या किसी पर्टिकुलर फंक्शन में एक एक्स्ट्रा पेमेंट दी जाती है सैलरी से हटके, दिस इज कॉल्ड बोनस। को पार्टनरशिप स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन का मतलब जानते हो क्लास, शेयर्स दिए जाते हैं एम्प्लॉय को ताकि एम्प्लॉय मालिक जैसा फील करे और कंपनी अच्छे से काम करेगी, स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, एम्प्लॉय का भी फायदा होगा। तो कंपनी एम्प्लॉय अब एम्प्लॉय नहीं रहा, एम्प्लॉय यहाँ मालिक बन चुका है। प्रॉफिट शेयरिंग में मालिक नहीं बनता, वो खाली प्रॉफिट शेयर करना मालिक नहीं होता, लेकिन यहाँ पे वो मालिक बन जाता है। उसको शेयर मिले हैं, उसको कंपनी में हिस्सेदारी मिली है, भले ही चाहे 1% की हो चाहे 0.1% की, कि ठीक है यार मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूँ, मैं अच्छे से काम करूंगा, कंपनी के शेयर के प्राइस बढ़ेंगे, कंपनी तरक्की करेगी, कंपनी का नाम बढ़ेगा, तो क्लास मेरा भी फायदा होगा, मेरे शेयर प्राइसेस भी बढ़ेंगे। कमीशन, सेल्स बेसिस पे सेल कर रहे हो तो आपको सेल्स पे एक फिक्स % ऑफ कमीशन मिल जाता है, जितना सेल करोगे उतना कमीशन मिलेगा। प्रोडक्टिविटी लिंक वेज इंसेंटिव, यानी क्लास ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे ज़्यादा वेज मिलेगा। अगर 100 यूनिट तक बनाते हो तो 2 के भाव से मिलेगा, 120 100 से ज़्यादा बनाते हो तो 3 के भाव से मिलेगा, 200 ज़्यादा बनाते हो 4 के भाव से। यानी जितना ज़्यादा तुम ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे तुम्हारा जो इंसेंटिव है वो बढ़ता चला जाएगा। बाकी रिटायरमेंट बेनिफिट, जब आप जॉब छोड़ के जाते हो क्लास, आपकी एज 60 पहुँच जाती है या फिर 50, जो भी आपकी एज होगी, आप रिटायर हो जाते हो तो उस समय पे क्लास आपको एक इंसेंटिव मिलता है, इसको बोलते हैं क्लास रिटायरमेंट बेनिफिट। नेक्स्ट होता है परक्विजिट्स। Several organizations offer perquisites and fringe benefits such as accommodation, car allowances, medical facility, education facility, recreational facilities, etc. In addition to the salary, सैलरी के अलावा क्लास आपके बच्चों के पढ़ाई का खर्चा, आपके मेडिकल का खर्चा, आपको छुट्टी पे भेजने का खर्चा, ये सारे के सारे खर्चे क्लास, आपको गाड़ी भी मिलती है, शॉफर भी मिलता है, ड्राइवर, ओके ड्राइवर भी मिलता है, गाड़ी भी मिलता है। दिस इज कॉल्ड क्लास परक्विजिट्स, इसे बोलते हैं परक्विजिट्स। इन सब में आप देख रहे हो मनी का इन्वॉल्वमेंट है, पैसों का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए इसे बोलते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव। वर्कर को मोटिवेट किया जाता है कुछ फाइनेंस देके, पैसे देके। नेक्स्ट है नॉन फाइनेंशियल नॉन मॉनेटरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव इस चैप्टर में एक तो हिरार्की थ्योरी, नीड हिरार्की थ्योरी, एक है फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। दीज 2 टॉपिक्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। अच्छा, नॉन फाइनेंस की बात करें, स्टेटस। सबसे पहला काम क्या है, स्टेटस। इट रेफर्स टू रैंक, द लेवल ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिकॉग्निशन, सैलरी, पर्क्स एक्सेट्रा डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ एन एम्प्लॉय। ये एम्प्लॉय के स्टेटस को डिटरमाइन करेगा, दिस इज कॉल्ड स्टेटस। ओके, आपको स्टेटस दिया जाता है, आपको एक रैंक दे दी जाती है, आपको एक अथॉरिटी दे दी जाती है, काम यही बंदा करेगा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है ना, रिकॉग्निशन दिया जाता है। तो आप कहीं ना कहीं सोचते हो कि यार कहीं ना कहीं यार हमें अच्छा काम मिल रहा है, हम एक लेवल पे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हमें स्टेटस, हमारा ये स्टेटस है, हम एम्प्लॉय ऑफ द मंथ है, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर है, तो आपको अच्छा लगता है, आप काम करते हो, आपका एक स्टेटस, रुतबा है। करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, आपको प्रमोशन दिया नहीं गया है, बस ये है कि आप अच्छा काम करोगे तो आपका प्रमोशन होगा, इतना कह देने से वर्कर अच्छे से काम करेगा। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा ध्यान समझना। रिकॉग्निशन मीन्स एक्नॉलेजमेंट एंड अप्रिशिएशन ऑफ वर्क डन बाय द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय ने जितने अच्छे से काम किया है उसको एक्नॉलेज करो, उसको अप्रिशिएट करो। रिकॉग्निशन is the organization boost the self esteem and they feel motivated। for example, उनको बेस्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से अवार्ड दे दो, क्लास एम्प्लॉय ऑफ द मंथ दे दो, उनका नाम जो है वो डिस्प्ले पे, नोटिस बोर्ड पे मेंशन करो, कोई टी शर्ट दो, कोई रिवॉर्ड दो, कोई सर्टिफिकेट दो, कोई कॉन्ग्रेचुलेशन, क्लैपिंग फॉर एम्प्लॉयज बाय द टॉप लेवल मैनेजर्स। इन सबसे वो मोटिवेट होगा और क्लास में पैसे नहीं दे रहे आप, लेकिन फिर वो मोटिवेट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। जॉब सिक्योरिटी, आप वर्कर से बोलो भाई देख तेरी जॉब सिक्योर है,
तो वो अच्छे से काम करेगा। परमानेंट एम्प्लॉय है, वो सोचेगा यार मुझे कहीं जाना नहीं है, मैं सिक्योर हूँ, मैं यहीं पे काम करूंगा, अच्छे से काम करूंगा। हालांकि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है सरकारी नौकरी जैसा, कि मेरी जॉब तो फिक्स है ही, अब मुझे कौन निकालेगा, मैं काम अच्छे से नहीं करूंगा। बट ये नेगेटिव इम्पैक्ट है, बट पॉजिटिव इम्पैक्ट भी इसका पड़ता है। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, कोई भी टास्क देने से पहले एम्प्लॉयज का मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन होना चाहिए। आप एम्प्लॉय को बुलाओ, एम्प्लॉय को बुला के पूछो क्या ये काम आप कर सकते हो, अगर मैं आपको ये काम दे, क्या हम सब मिलकर इस गोल को अचीव कर सकते हैं। तो रेदर देन आप उसको रेंडमली काम दो, तो वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप उसको मोटिवेट करते हो, आप उसको बुला के पूछते हो, तो उसको लगे यार मैं कुछ अहमियत रखता हूँ, यार कुछ तो है तेरा भाई कंपनी के अंदर, तो उसको ऐसा फील आता है ना, तो क्लास वो अच्छे से मोटिवेट हो काम करेगा। ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, बिहेवियर, रिलेशनशिप, अगर ऑर्गेनाइजेशन में सबका अच्छे से संबंध हो, रिलेशन अच्छा हो, क्लास सब एक दूसरे की इज्जत करते हो, सब एक दूसरे को वैल्यू देते हो, चाहे वो किसी भी रैंक के हों, किसी भी लेवल के हों, तो अच्छा लगेगा आपको कंपनी में जाने के लिए, काम करने के लिए बहुत अच्छा फीलिंग आएगा। जॉब इनरिचमेंट या जॉब ऑटोनॉमी, जब आपको डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब, चैलेंजिंग जॉब दी जाती है, एक ही जॉब करते करते आदमी 20-30 साल तक बोर हो जाता है, तो नया नया जॉब जब हम देते हैं, नए नए चैलेंजिंग जॉब देते हैं, नए नए क्लास इंटरेस्टिंग जॉब उनको देते हैं, जहाँ पे चैलेंजेस होते हैं, जहाँ पे थ्रिल्स होता है, तो भी वो काम अच्छे से कर पाएगा। दिस इज कॉल्ड जॉब इनरिचमेंट या जॉब ऑटोनॉमी। मोटिवेशन के बाद आता है लीडरशिप। बेटा इससे स्टाइल ऑफ लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मत मिस करना उसको। लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ अदर पीपल सो दैट, देखो ये लीडर है, और लीडर के होते हैं फॉलोअर्स। कौन होते हैं क्लास? फॉलोअर्स, जो उसको फॉलो करते हैं। तो जो लीडरशिप है ये लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। इनका जो बिहेवियर है वो लीडर डायरेक्ट करेगा फॉर द अटेनमेंट ऑफ गोल, ताकि गोल आप अचीव कर सको। लीडरशिप इज अ साइकोलॉजिकल, ये कैसा फेनोमेनन है क्लास? साइकोल, दिमागी अवस्था का फेनोमेनन है, जहाँ पे आपको इन्फ्लुएंस किया जाता है, आपके माइंड को चेंज किया जाता है, ताकि क्लास आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए अचीव कर सको। तो एक लीडर का काम क्या होता है? अपने फॉलोअर्स का ध्यान रखना, अपने फॉलोअर्स को अच्छी फैसिलिटी देना, उनकी सेफ्टी को इंश्योर करना, ऊपर से आए हुए टास्क इन सबसे कराना, इन सबसे गोल को अचीव कराना, इन सबके प्रॉब्लम्स को हैंडल करना, इनकी समस्याओं को ऊपर तक ले जाना, ऊपर के रूल रेगुलेशन को नीचे तक लेके आना, ये लीडर का काम होता है। इन्हीं में से एक होता है बट क्लास वो लीडर होता है, सबके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, जैसा लीडर कहेगा वैसा काम होगा। ये क्या है क्लास? 3 स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक और लेजस फेयर या फ्री रेन लीडरशिप। ठीक है, तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप किसे कहते हैं क्लास? ऑटोक्रेटिक, पार्टिसिपेटिव और फ्री रेन, ये 3 स्टाइल है। तो ऑटोक्रेटिक को बोलते हैं बॉस सेंटर लीडरशिप। बॉस सेंटर मतलब क्या? यहाँ बॉस आपको काम दे देगा अनक्वेश्चनिंगली, तुम क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, तुम सवाल नहीं पूछ सकते, तुमको जो काम दिया चुपचाप करते चले जाओ। ये तब के लिए होता है जब नीचे के लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, उन्हें एक काम दे दिया जाता है, कहता है अपना दिमाग मत लगाना, इस काम को पूरा करके दो। दिस इज कॉल्ड बॉस सेंटर या ऑथर क्लास, यानी कि ऑथोरिटेटिव या ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। एडवांटेज क्या है? आप डिसीजन तुरंत ले पाओगे, डिसीजन तो आप ही के हाथ में है, आप नीचे वालों को सिर्फ काम दे रहे हो, डिसीजन तो अभी भी आप ही ले रहे हो। स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन मिलता है क्लास, सेटिस्फेक्शन मिलता है लीडर को, वो डिक्टेट टर्म। लीडर को बहुत मोटिवेशन मिलता है, क्यों? कि देखो मैं ही सारा काम कर रहा हूँ, सारा काम करवा रहा हूँ नीचे लेवल एम्प्लॉयज से, मैं डिसीजन ले रहा हूँ, मेरे हाथ में सब कुछ है, तो उसको मोटिवेशन मिलता है। लेस कॉम्पिटेंट सबऑर्डिनेट आर नीडेड एट लोअर लेवल, तो यहाँ पे जो लेस कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज हैं उनके लिए हो सकता है, पढ़े लिखे लोग होंगे दिमाग लगा लेंगे अपना। मे ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट व्हेन ग्रेट स्पीड इज रिक्वायर्ड, तो ये फायदेमंद भी हो सकता है जब आपको सिर्फ आपको ये लग रहा होगा फायदेमंद नहीं है, लेकिन नहीं, जब आपको स्पीड ज्यादा चाहिए ना तो ये फायदेमंद हो सकता है। लेबर क्लास के लोग काम नहीं करते, अपना दिमाग लगाते हैं काम बचाने के लिए, तो आप कहते नहीं भाई जो मैंने बोला वही काम करो। दिस इज कॉल्ड बॉस सेंटर लीडरशिप। बॉस मालिक है, वही सेंटर है। डिसएडवांटेज क्या है क्लास? वही वर्कर फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, उनका मोरल डाउन हो जाएगा, इनिशिएटिव लेवल खत्म हो जाएगा सबऑर्डिनेट का, उनकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी। आप भैया सब कुछ उनको गाइड कर दोगे, सब कुछ बता दोगे भाई ऐसे ऐसे काम करना है, बिना क्वेश्चन पूछे काम करते चलो, अपना दिमाग लगाना ही नहीं है, तो उनका इनिशिएटिव लेवल डाउन हो जाएगा। पोटेंशियल और क्रिएटिविटी सबऑर्डिनेट्स आर नॉट यूटिलाइज, तो जो पोटेंशियल क्रिएटिविटी है उनका क्या पता वर्कर को अच्छा आइडिया देता आपको, तो वो यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, अच्छा आइडिया नहीं मिल पाएगा। नो डेवलपमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट टेक प्लेस, जब सबऑर्डिनेट को कोई नया दिमाग लगाने का मौका ही नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे सबऑर्डिनेट का कोई भी डेवलपमेंट नहीं होगा। सबऑर्डिनेट मतलब फॉलोअर्स, तो लीडर ही सब कुछ डेवलप कर रहा है, लीडर ही अपना सब कुछ बोल रहा है, इनका कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, कोई इनिशिएटिव लेवल इनका बढ़ेगा नहीं। दूसरा डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक लीडरशिप मतलब क्या? जहां सब लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक मिलजुल के काम कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक लीडरशिप एक ऐसी लीडरशिप है जिसको बोलते हैं पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। क्या बोलते हैं क्लास? पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप का मतलब क्या है? ये लीडर है, ये क्या है क्या क्लास? लीडर। और लीडर इन सबसे मिलजुल के काम करता है, इन सबको बताता है, इन सबकी सजेशंस को लेता है, इन सबके साथ बैठता है, उठता है, इन सबसे सलाह लेता है, सब लोग मिलके डिसीजन लेते हैं। मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छा लगता है कि भैया आप लीडर हो, आप वर्कर के सामने बैठो, उन सबसे मिलजुल के डिसीजन लो। तो दिस इज कॉल्ड क्लास डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। यहाँ पे सब पार्टिसिपेशन होता है। फायदा क्या है इसका?
इंप्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन और मोरल ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का मोरल बढ़ता है, जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ता है। इंप्रूव डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ऑफ सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट से पूछा जा रहा है, उसके आइडियाज की वैल्यू है, उसकी सजेशन की वैल्यू है, तो वो मोटिवेट होगा काम को करने के लिए। डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव स्पिरिट, एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा। भाई सीधी सी बात है, सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो आप ना नहीं करोगे, आप कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहोगे, मोटिवेटेड रहोगे। अकेले कहीं जाते हो डर लगता है, 4-5 दोस्त रहते हैं डर नहीं लगता, मोटिवेटेड रहते हैं। तो यहाँ सबसे मिलजुल के काम किया जा रहा है तो पॉजिटिव स्पिरिट बढ़ती है, लोग छोड़ के कम जाते हैं और जो डिसीजन मेकिंग है वो क्वालिटी हो जाता है, बढ़ जाता है, डिसीजन में अच्छा हो जाता है। क्यों? आप अकेले डिसीजन लोगे, सब लोग मिलकर डिसीजन लोगे, तो सब लोग मिलकर जो डिसीजन लोगे शायद वो डिसीजन क्या हो क्लास, बेस्ट डिसीजन हो, तो डिसीजन की क्वालिटी जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन क्लास ऑटोक्रेटिक का कुछ घाटा भी है। सबसे पहली बात, समय बहुत लगता है इसके अंदर। क्यों? अकेले डिसीजन लोगे समय कम लगेगा, 10 लोग मिलकर डिसीजन लोगे समय ज्यादा लगेगा, है कि नहीं? दूसरा क्या है, डिले, समय ज्यादा लगेगा तो काम डिले हो जाएगा। इट मे नॉट यील्ड पॉजिटिव रिजल्ट, कई बार क्लास पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता जब सबॉर्डिनेट परफॉर्म मिनिमम इंटरेक्शन विद द लीडर, जब सबॉर्डिनेट ना इंटरेक्शन नहीं कर पाता सही से कई बार सुपीरियर के साथ, लीडर के साथ, तो कई बार क्लास ये पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता। इट मे नॉट यील्ड पॉजिटिव रिजल्ट व्हेन सबॉर्डिनेट प्रेफर मिनिमम इंटरेक्शन विद, अच्छा अगर सबॉर्डिनेट लीडर के साथ, कई बार क्या होता है छोड़ना लीडर को करने दो क्या करेगा, तो कई बार क्लास यहाँ पे अच्छा आउटपुट नहीं मिलता। अगर सबॉर्डिनेट बात ही नहीं मानेगा तो लीडर कैसे काम कर पाएगा। लीडर में पास द वर्क सबॉर्डिनेट एंड क्लास एबिकेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ऐसा हो सकता है कि काम नीचे लेवल पे दे दे लीडर और बोले कि चलो तुम खुद करो सारा, तुम ही जिम्मेदार हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सब लोगों की जिम्मेदारी मिलकर होनी चाहिए, सबका काम रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलकर होना चाहिए। फ्री रेन लीडरशिप या लेजेस फेयर लीडरशिप, इसको सबॉर्डिनेट सेंटर, वो था बॉस सेंटर, और ये क्या है क्लास, सबॉर्डिनेट सेंटर। तो सबॉर्डिनेट सेंटर का मतलब क्या है, यहाँ पे सबॉर्डिनेट जो है ना, जो सुपीरियर है, बॉस है, वो लिट के आराम कर रहा है, बॉस चिल कर रहा है, बॉस मौज कर रहा है एकदम। सबॉर्डिनेट है, काम दे दिया, देखो ये रहा बॉस। आप इस टॉपिक में डायग्राम जरूर बनाना, मैंने सबका डायग्राम बना रखा है, जरूर 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 बनाना। ये है क्लास आपका, ये है आपका लीडर बैठा हुआ है साइड में, काम दे दिया, करो अपने आप करो, कोई टेंशन नहीं है, जब तक इमरजेंसी ना हो मुझे मत जगाना, मैं आराम कर रहा हूँ, सो रहा हूँ आराम से, तुम काम को करो, तुम ही मालिक हो भैया, करते जाओ, तुम्हें काम दे दिया करो, पावर दे दिया तुमको, करो, इमरजेंसी आए तो मुझे जगाना, अदरवाइज मैं फ्री हूँ। तो इसको बोलते हैं सबॉर्डिनेट सेंटर या फ्री रेन या लेस फेयर लीडरशिप। एडवांटेज क्या है क्लास, कि सबॉर्डिनेट को अच्छा लगता है, ठीक है यार हम मालिक हैं, उनको भी मालिक जैसा फील होता है, उनका मोरल बूस्टअप होता है। मैक्सिमम स्कोप ऑफ डेवलपमेंट, अब सबॉर्डिनेट सारा काम करते करते वो भी डेवलप होते चले जाएंगे। भैया अगर मैं तुमसे, अगर मान लो तुमसे मैं काम कराते चलूं कराते चलूं कराते चलूं, तो काम करते करते तुम एक्सपर्ट हो जाओगे ना। दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम स्कोप फॉर डेवलपमेंट ऑफ सबॉर्डिनेट। फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल एंड कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की कैपेसिटी का फुलर यूटिलाइजेशन, पूरी तरीके से यूटिलाइज हो रहा है, क्योंकि एम्प्लॉय को आपने सारा काम दे दिया करने के लिए, तो उसके टैलेंट का, उसके स्किल्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। घाटा क्या है, सबॉर्डिनेट को सपोर्ट नहीं मिल रहा। किसका सपोर्ट नहीं मिल रहा, लीडर का। और कई बार कंट्रीब्यूशन ऑफ लीडर इग्नोर हो जाता है, लीडर सारा काम तो नीचे लेवल पे दे देता है, कहता है आप सब लोग करो अपने आप से, तो खुद का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। कई बार सबॉर्डिनेट अलग अलग डायरेक्शन में जा सकते हैं, सुपीरियर आराम कर रहा है, सुपीरियर अलग हो गया, तो क्या पता सबॉर्डिनेट कोई अपना काम कर ले, कोई अपना, सब लोग मतलब एक गोल में एक दिशा में ना चल के अलग अलग दिशा में जा सकते हैं। नेक्स्ट है क्लास कम्युनिकेशन। ये बड़ा दूसरा ही चैप्टर है, हमें 4 चैप्टर तक टिक के काम करना है, और मैं कोई जल्दीबाजी नहीं कर रहा, कोई कॉन्सेप्ट स्किप नहीं कर रहा, आराम से तसल्ली से पढ़ा रहा हूँ। तुम चाहो तो वीडियो पॉज करके 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, हार्डली 10 मिनट्स का ब्रेक, ठीक है, और करते चले जाना है। इमेजिन करो जब पेपर में सब कुछ आ रहा होगा, लिख रहे होगे आप, कितना अच्छा लगेगा रिजल्ट आएगा, तो एक बार उस खुशी को इमेजिन करो और उसको दिमाग में रख के मेहनत करो। कम जब जब मैं खड़े खड़े यहाँ पढ़ा सकता हूँ, खड़े खड़े कंटिन्यू, मेरी आवाज़ भी देखो कितनी बैठ रही है, और मुझे कंटिन्यू मेहनत करनी है अभी टिल अकाउंट्स के एग्जाम तक, टिल आपके एग्जाम तक, और फिर बाद में सीयूईटी के लिए। जब मैं कंटिन्यू आपके लिए इतनी मेहनत कर सकता हूँ, तो आप अपने लिए तो कर सकते हो ना क्लास, आप खुद के लिए पढ़ो, मेहनत करो, है कि नहीं। चलो आ जाओ कम्युनिकेशन बात करते हैं। जब मेरे मन में कोई विचार आता है और मैं आपसे शेयर करता हूँ, दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। मैं सेंडर हूँ, आप रिसीवर हो, मेरे मन में कोई आइडिया आया, वो आइडिया मैसेज है, उस मैसेज को मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन प्रोसेस। इट कैन बी डिफाइंड एज अ ट्रांसमिशन और एक्सचेंज ऑफ आइडिया, मैसेज, थॉट, इन्फॉर्मेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन बाई हेल्प ऑफ, किस तरीके से, मैं बोल के आपको बता सकता हूँ, लिख के बता सकता हूँ आपको, डायग्राम, गेस्चर बना, गेस्चर्स, डायग्राम, पिक्चर वगैरह बना के, फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह सब, बॉडी मूवमेंट सब गेस्चर में आ गया, और डायग्राम वगैरह, चार्ट वगैरह बना के आपको दिखाऊं, तो इस तरीके से मैं अपने मैसेज को आप तक पहुंचा सकता हूं। दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन 2 टाइप का होता है क्लास, फॉर्मल, इनफॉर्मल। जब मैं आपसे काम की बात करूंगा, ऑफिशियल मैटर की बात करूंगा, दिस इज कॉल्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन। और जब मैं क्लास आपसे बात करता हूँ, फ्रीली फ्रेंडशिप की बात करूंगा, ऐसी गॉसिप गपशप की बात करेंगे, दिस इज कॉल्ड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन रेफर्स टू ऑफिशियल कम्युनिकेशन बिटवीन द पीपल हु
ऑफिशियली रिलेटेड टू ईच अदर, जो एक दूसरे से ऑफिशियली रिलेटेड है, अटैच है, इट पास थ्रू इम्पर्सनल मैनर। इम्पर्सनल मैनर का मतलब क्या है, ये एक सिस्टम से ही पास होगा, स्केलर चेन को फॉलो होते होते पास होगा, ऐसी कोई भी किसी को भी नहीं भेज देगा मैसेज। यहाँ पे स्केलर चेन फॉलो होता है। दे टॉक अबाउट फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, अथॉरिटी के लिए टैक्स की टास्क की बात करते हैं, वर्कलोड की बात करते हैं। जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन वो है बिटवीन टू पीपल हु आर नॉट ऑफिशियली रिलेटेड टू ईच अदर, जो लोग दोनों एक दूसरे से ऑफिशियली अटैच नहीं है, गॉसिप कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं क्लास। इट इज थ्रू जिगजैग मैनर। ये इंफॉर्मेशन कहीं भी फैल सकती है, रूमर्स फैला सकता है, ये साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन इससे क्लास मिलता है। लेकिन जब आप अपने दोस्तों से गपशप करते हो, बातचीत करते हो थोड़ा, तो अच्छा लगता है, रिलीफ। पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हो, चैटिंग कर लेते हो, दोस्तों से बातचीत कर लेते हो, तो अच्छा लगता है। दिस इज कॉल्ड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। दोनों जरूरी है। फास्ट फ्लो, इसमें इन्फॉर्मेशन बहुत फास्ट जाती है, पर इसमें अफवाहें फैल सकती हैं, झूठ मूठ की बातें फैल सकती हैं। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के नेटवर्क को हम लोग क्या नाम देते हैं, ग्रेप वाइन, अंगूर का गुच्छा। जिस तरह से अंगूर का गुच्छा होता है ना, कहीं से भी निकल जाता है अंगूर, वैसा ही क्लास ये भी है। इंफॉर्मेशन कहीं से भी पास हो जाती है। अब जो कम्युनिकेशन है, अगर वो ऊपर से नीचे आ रही है या वो नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ध्यान रखना ये वर्टिकल कम्युनिकेशन है। वर्टिकल में ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर आ रहा है। ऊपर से नीचे मतलब डाउनवर्ड, नीचे से ऊपर मतलब अपवर्ड। तो ऊपर से नीचे आ सकता है क्लास, कोई मान लो अथॉरिटी आ गई, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, कोई क्लास रूल रेगुलेशन आ गया, कंपनी की पॉलिसी हो गई, ये ऊपर से नीचे आती है। समस्या है वर्कर की, वो नीचे से ऊपर तक जाएगी। वर्कर की समस्याएं हैं क्लास, कोई कंप्लेन है, कोई सजेशन है, वो नीचे से ऊपर जाएगा। हॉरिजॉन्टल, तीनों सेम लेवल के हैं, है ना, तीनों आपस में बात कर रहे हैं। दिस exchange of information, exchange of idea is called horizontal communication. डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होता है क्लास, जहाँ पे एक नीचे लेवल का बंदा किसी और डिपार्टमेंट के ऊपर लेवल के बंदे से बात कर रहा है। दिस इज कॉल्ड डायगोनल। अगर ये ऊपर की तरफ चला गया तो ये वर्टिकल हो गया, लेकिन ये किसी और डिपार्टमेंट के वर्कर से, मान लो ये क्लास एक छोटा सा अकाउंटेंट है और किसी और डिपार्टमेंट के 4 अकाउंटेंट से बात कर रहा है, सीनियर मैनेजर से बात कर रहा है। ये एक सेल्स पर्सन एक प्रोडक्शन मैनेजर से बात कर रहा है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग। सेल्स करने वाला एम्प्लॉय एक प्रोडक्शन मैनेजर से बात कर रहा है, तो ये डायगोनल कम्युनिकेशन है, जहां पे आप बात करते हो क्लास किसी और से, किसी और हेड से। अपने डिपार्टमेंट के हेड से बात करोगे तो अपवर्ड हो जाएगा ना, फिर तो वो वर्टिकल हो जाएगा, तो आप किसी और से बात करते हो। फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का डिफरेंस बहुत अच्छा है, ध्यान समझना क्या क्या है इसके अंदर। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब क्या है क्लास, पहला मीनिंग, जब भी डिफरेंस आएगा बेसिस बना के लिखना। तो जहां पे क्लास ऑफिशियल मैटर पे बात हो रही है, चेन ऑफ कमांड फॉलो होता है, यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है दो इंडिविजुअल उससे ज्यादा लोगों के बीच, विच आर नॉट ऑफिशियली रेकग्नाइज, जो ऑफिशियली मैटर पे बात नहीं करते। नेचर की बात करें, ये रिजिड है, इसको आप मॉडिफाइड नहीं कर सकते। फॉर्मल कम्युनिकेशन में बेसिकली इन्फॉर्मेशन रिटन फॉर्म में होता है, जिसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। इनफॉर्मल में आप फ्लेक्सिबल हो, फ्लेक्सिबल मैसेज को फ्लेक्सिबल कर सकते हो। डायनामिक है, दोस्तों से बातचीत की जा रही है तो कुछ भी आप घुमा फिरा के बोल सकते हो। लेकिन ये क्या है क्लास, फिक्स है, जैसा है वैसे लिखना पड़ेगा। चैनल की बात करें, यहाँ पे फॉर्मल चैनल फॉलो होता है, फॉर्मल और स्टैब्लिश लाइन ऑफ कमांड, यहाँ पे सबको पता होता है कौन किसको इन्फॉर्मेशन देगा। लेकिन ये क्लास एक इनफॉर्मल रिलेशनशिप है, या कोई फिक्स नहीं है, कोई भी दोस्त किसी को भी कोई मैसेज इन्फॉर्मेशन शेयर कर देगा। अगर हम बात करें स्पीड की, तो फॉर्मल में क्योंकि लाइन बाय लाइन इन्फॉर्मेशन जाता है तो स्पीड बहुत स्लो होती है। इनफॉर्मल में कोई भी किसी को बता देता है, ए बी को, बी सी को, कोई भी किसी को, इस तरह से अंगूर के गुच्छे जैसा कोई भी किसी को इन्फॉर्मेशन बता देता है। दिस इज कॉल्ड क्लास इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पे स्पीड बहुत तेज होती है, कोई भी किसी को भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता है। रिकॉर्ड की बात करें तो यहाँ पे इसको रिकॉर्ड किया जा सकता है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। नो रिकॉर्ड आर मेंटेन, भाई फॉर्मल का रिकॉर्ड होता है, कहाँ से आया मैसेज, क्या मैसेज। इनफॉर्मल कोई रिकॉर्ड नहीं है। नीड की बात करें तो फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन की नीड को पूरा करने के लिए बनाया जाता है, जबकि ये इंडिविजुअल की नीड को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में हर एक इंडिविजुअल की नीड को पूरा किया जाता है। एक्सप्रेस की बात करूँ, इट इज मोस्टली एक्सप्रेस इन रिटन फॉर्म। ये फॉर्मल हमेशा रिटन होता है, जबकि इनफॉर्मल हमेशा क्या होता है, ओरल फॉर्म में हो। ध्यान रखना, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन तो हमेशा ओरली होगा, बातचीत की जाएगी ओरली, लेकिन इन जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है ना, वो बेड़ा लिखित में होगा, वो क्या क्लास होगा, वो एक रिटन कम्युनिकेशन होगा। तो यहाँ पे खत्म हो चुका है चैप्टर। ये एक न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, कंट्रोलिंग। और जो कंट्रोलिंग चैप्टर है, इसके अंदर ज्यादा चीजें हैं नहीं, कि कंट्रोलिंग चैप्टर की अगर हम बात करें तो कंट्रोलिंग का पूरा प्रोसेस और कंट्रोलिंग का इंपॉर्टेंट वही है, इंपॉर्टेंस वही है इस चैप्टर के अंदर, इतना ही आपको करना है, राइट। तो कंट्रोलिंग की बात करें तो कंट्रोलिंग फंक्शन कैन बी डिफाइन एज कंपैरिजन। देखो, सी फॉर कंट्रोलिंग, सी फॉर कंपैरिजन। अभी तक आप लोगों ने क्या किया,
अभी तक आप लोगों ने स्टाफ की भर्ती की, आपने स्टाफ लोगों को काम दिया, डायरेक्ट किया, उनको दिशा दिया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, कंपैरिजन करना है कि यार जैसा हमने प्लान किया था उस हिसाब से काम चल रहा है या नहीं चल रहा है, यानी कि कंपैरिजन करना किसी चीज के बीच में। एक्चुअल परफॉर्मेंस को किससे क्लास, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है, जो आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको आप स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर करो और देखो कोई डेविएशन तो नहीं है, देखो कोई डिफरेंस तो नहीं है, देखना ही नहीं है। फिर उस डिफरेंस को ठीक करने के लिए करेक्टिव करेक्टिव टेक करेक्टिव मेजर्स, यानी क्लास कंट्रोलिंग का मतलब क्या है, डिफाइन एज कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। हमारा जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको प्लान परफॉर्मेंस से कंपेयर करो, कंपेयर करने के बाद कोई डेविएशन अगर आता है, कोई डिफरेंस आता है तो उसको एनालाइज करो, स्टडी करो और उसे ठीक करने का मेजर लो, यानी ठीक कर कैसे करोगे वो देखो। ठीक करने के बाद वर्कर से कम्युनिकेट करो कि क्या ये ठीक हो गया, क्या आगे से अब समस्या तो नहीं आएगी। दिस इज कॉल्ड कंट्रोलिंग, इट इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग के दो एस्पेक्ट होता है, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल और ऑपरेशनल कंट्रोल। ध्यान से समझना, आपकी जो स्ट्रेटेजी है, आपका जो स्टैंडर्ड है वो सही है कि नहीं। आपने बोला एक दिन में एक वर्कर 100 यूनिट बनाएगा, तो ये 100 यूनिट ज्यादा तो नहीं है, ये 100 यूनिट कम तो नहीं है। इस चीज को डिफाइन करना, आपकी स्ट्रेटेजी कैसी है उसको डिफाइन करना स्ट्रेटेजिक कंट्रोल है। और ऑपरेशनल कंट्रोल का मतलब क्या है कि आपके मैनेजमेंट कैसा है, आपका मैनेजमेंट सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि देखो कंपनी को चलाने वाले लोग जो होते हैं वो मैनेजर्स होते हैं, ओनर नहीं चला रहा होता कंपनी को, मैनेजर चला रहे होते हैं, मैनेजर्स। तो मैनेजर की एफिशिएंसी कैसी है, मैनेजर कैसे हैं क्लास, उसके लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऑपरेशनल कंट्रोल। तो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल हमारी स्ट्रेटजी के लिए, हमारे टारगेट के लिए, गोल्स के लिए। और ऑपरेशनल कंट्रोल क्या होता है क्लास, हमारे मैनेजर्स जो है वो काम सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, हमारे काम हमारे ऑपरेशन सही से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, उसके लिए होता है क्लास ऑपरेशनल कंट्रोल। कंट्रोलिंग के बेनिफिट्स की बात करें, सबसे पहला, अगर आप कंपैरिजन करोगे ना तो आप गोल को अचीव कर पाओगे। अगर देखो हमने एक टारगेट बनाया, फिर हम उसे अचीव करने के लिए काम करते हैं और लास्ट में हम कंपेयर करेंगे यार हमने सोचा ये था और हमारा गोल ये हुआ, फिर देखेंगे कहाँ कमी रह गई और अगली बार उसको सुधारेंगे तो हमारा गोल अचीव हो जाएगा इससे। तो ये आप कहीं भी पॉइंट डाल सकते हो, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, मोटिवेशन, गोल ओरिएंटेड, किसी के भी इंपोर्टेंस में लिख सकते हो आप। ओके, दूसरा है कि आपने जो स्टैंडर्ड्स बनाए हैं वो एक्यूरेट है कि नहीं। आपने एक दिन में 100 यूनिट का जो टारगेट बनाया वो एक्यूरेट है, सही है या नहीं है, यानी कि आप एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स चेक करो कि आपने जो टारगेट आपने स्टैंडर्ड बनाया है वो सही है कि नहीं। फिर है मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। आप देखो गलती को सुधारोगे, गलती को ठीक करोगे तो ये भी देखोगे ना कि रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा, रिसोर्सेज का वेस्टेज तो नहीं हो रहा। तो ये सब पॉइंट्स क्लास कंट्रोलिंग के बेनिफिट है। इसके अलावा आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगी, आप वर्कर की गलती सुधारोगे तो अगली बार वो गलती नहीं करेगा, एम्प्लॉय को मोटिवेशन मिलेगा और कंट्रोलिंग मिनिमाइजिंग करेगा एरर को। आपने इस बार मिस्टेक्स की, अगली बार ये मिस्टेक्स और कम हो जाएंगी, अगली बार और कम हो जाएंगी और एक दिन कोशिश की जाएगी मिस्टेक गायब हो जाए। तो कंट्रोलिंग एरर को जो है वो क्या करता है क्लास, मिनिमाइज करता चला जाता है कि एरर कम से कम हो। कुछ देखो गलतियां तो होंगी, लाइफ में काम करोगे तो गलतियां होंगी, ये बिल्कुल जेन्युइन है, ये चीज ऑब्वियस है, गलतियां होंगी, लेकिन हमें उन गलतियों को कम से कम करना है। आपके स्कूल में टेस्ट होते हैं, प्री बोर्ड होते हैं, तो उन प्री बोर्ड को मैं कहता हूं मन से दिया करो, बोर्ड समझ के दिया करो, ताकि आप देख सको आपकी मिस्टेक्स क्या हो रही है और अगले प्री बोर्ड में आप वो गलती नहीं करोगे और फिर बोर्ड में चल के आप कोई गलती नहीं करोगे। तो कंट्रोलिंग कहीं ना कहीं क्लास जरूरी है। हमें अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से कंपेयर करना है, देखना है कहाँ कमी रहेगी, उस कमी को सुधारना है ताकि आगे वो कमी रिपीट ना हो, वो चीजें रिपीट ना हो। कंट्रोलिंग प्रोसेस के अंदर सबसे पहला पॉइंट है सेटिंग अप ऑफ टारगेट। स्टैंडर्ड सेट करना, टारगेट सेट करना। देखो ध्यान से, स्टाफिंग का प्रोसेस तुम्हें याद करा दिया है, ठीक है, आज ही की वीडियो के अंदर। स्टाफिंग के बाद सिलेक्शन का प्रोसेस याद किया, डायरेक्टिंग में कोई प्रोसेस नहीं और कंट्रोलिंग का प्रोसेस। तुम्हें ये तीन प्रोसेस बार बार कॉपी में लिख के देखना है कि तुम्हें याद है कि नहीं, अंदर का ओन लैंग्वेज बना के लिखोगे। तो सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड, टारगेट को सेट करना, एक्चुअल परफॉर्मेंस को आप मेजर करोगे कि आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है। इसके अंदर का अपनी बुक्स उठाओ, मेरे नोट्स उठाओ जो मैंने क्लास अपने SPCC मोबाइल एप्लीकेशन पे डाल रखे हैं, उसको उठा के देखो और चेक करो अपने खुद की लैंग्वेज में क्या क्या लिख सकते हो। यकीन मानो जो आप लिखोगे ना वही तुम्हें पेपर में याद आएगा, सिर्फ जो तुमने आप लिखा होगा। एक्चुअल परफॉर्मेंस को आपने मेजर करना और ये सब आप अपनी, ये सब तो मेरे लैंग्वेज लिखो, बुक की लैंग्वेज है ये, बाकी अपनी ओन लैंग्वेज बना के। तो सबसे पहला टारगेट सेट करना है आपने। सबसे पहला क्या है, कहानी की तरह याद करो, पहला लाइन बाय लाइन चलेगा, इसको पलट नहीं सकते कि 3 पहली जगह पर लिख दिया, पहला तीसरी जगह पर, नहीं, फनी हो जाएगा फिर वो। आपको सबसे पहला टारगेट सेट करना है कि आपका टारगेट क्या है, आपका गोल क्या है। फिर आपने जो अभी काम किया है, आपका जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, आपको उसे मेजर करना है, राइट, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। फिर आप कंपैरिजन करोगे, ठीक है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को किससे कंपेयर करोगे क्लास, स्टैंडर्ड से। ध्यान समझना,
आप अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड से। आपने यहाँ टारगेट बनाया, यहाँ पे एक्चुअल परफॉर्मेंस आ गया, इन दोनों का कंपैरिजन यहाँ पे होगा। कंपैरिजन अगर करोगे तो फिर कोई ना कोई डेविएशन आएगा, क्या पता ज्यादा हो गया और प्रोडक्शन कम हो गया, कुछ तो डेविएशन आएगा। उस डेविएशन को एनालाइज करना ही क्या कहलाता है, एनालाइजिंग डेविएशन। डेविएशन का मतलब है क्लास डिफरेंस, कुछ कम ज्यादा अगर हुआ है तो। अब जो एनालाइजिंग डेविएशन होता है इसके अंदर दो पॉइंट होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल सीपीसी और एमबीई मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ध्यान समझना, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या कहता है कि आप की एरिया पे फोकस करो, की रीजन एरिया पे सबसे पहले आप फोकस करो, जहां पे लॉस होने के चांसेस ज्यादा है, जहां पे पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट होगा। आपने पहले इन चीजों पे फोकस करना है, विच इज हाई रिस्क, जो बहुत ज्यादा रिस्की है, उन चीजों पे फोकस करो। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल कहता है जो क्रिटिकल पॉइंट है भैया पहले उसे कंट्रोल करो, उसको तुरंत कंट्रोल करो, जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे हैवी इंपैक्ट डाल सकता है। अगर मान लो रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया 1% से, तो वो बहुत ज्यादा नुकसान दे देगा एज कंपेयर टू ट्रांसपोर्टेशन का प्राइस अगर 5% से बढ़ जाता है तो कहने का मेरा क्लास मतलब यह है कि क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल कहता है कि की रीजन एरिया, जो की एरिया है उस पर फोकस करो, उस पर कोई गलती ना हो जाए, राइट। एमबीए क्या कहता है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, कि आप एक रेंज डिसाइड कर दो कि ये रेंज है, इस रेंज तक मान लो 200 यूनिट बनाना है, तो अगर 170 बनता है तो चलेगा, 210 बनता है तो भी चलेगा, 220 बनता है तो भी चलेगा। अगर इससे कम हुआ तो प्रॉब्लम है, आपको टॉप लेवल मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। या इससे ज्यादा हुआ तो भी, सर ज्यादा हुआ तो भी, बिल्कुल ज्यादा अगर हुआ है तो इसका मतलब आपकी स्ट्रेटेजी ही खराब है कहीं ना कहीं। आप 90 लाने वाले बच्चे हो, आपने टारगेट 70 का बनाया और 75 पे खुश हो रहे हो, नहीं, आप टारगेट गलत बनाए हो, आप तो 90 लाने वाले स्टूडेंट हो। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, एमबीए कहता है कि एक रेंज बना देनी चाहिए और डेविएशन अगर उस रेंज के बियॉन्ड गया तो आपको टॉप लेवल मैनेजमेंट को अपडेट करना है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एनालाइजिंग डेविएशन सबसे पहला क्या था मुझे बताओ, फटाफट लर्न करो क्लास यहीं पे ही। पहला पॉइंट क्या था, कंट्रोलिंग का मतलब क्या है, कंपैरिजन करना, किसको, एक्चुअल को, किससे, स्टैंडर्ड से। अगर कोई डेविएशन आया तो उसको ठीक करेंगे, यही सेम चीज प्रोसेस में चल रहा है। सबसे पहला क्या था क्लास, स्टैंडर्ड सेट किया, फिर आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया, फिर आपने कंपैरिजन किया, कंपैरिजन के बाद आया डेविएशन, डेविएशन के अंदर सीपीसी और एमबी है। डेविएशन लेने के बाद, डेविएशन देखा आपने क्या डिफरेंस है, फिर आप करेक्टिव मेजर लोगे कि किस किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। उसके बाद आप क्या करोगे, फीडबैक इन कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग के अंदर फीडबैक लो। फीडबैक इन द सेंस कि आप वर्कर से बात करोगे, देखो भैया ये प्रॉब्लम ने ठीक कर दिया, अब अगले साल से तो दिक्कत नहीं आएगी, अगली बार तो ऐसी समस्याएं नहीं आएंगी। तो आप फीडबैक लोगे, वर्कर बोलेगा ठीक है, हाँ अब ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर अगली बार और एरर कम से कम हो जाएगा। तो आपने फीडबैक भी ले, जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ तो फिर पूछता हूँ ना कि भाई ठीक है, समझ आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत परेशानी, आप कहते हो नहीं, तो हम आगे चलते हैं। इसी तरीके से क्लास कंट्रोलिंग के अंदर फीडबैक इन कंट्रोलिंग, ये हमारा लास्ट प्रोसेस है, राइट। अब आते हैं कंज्यूमर प्रोडक्शन पे। आज मैंने यही 4 चैप्टर इसलिए लिए हैं क्योंकि ये 4 चैप्टर डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट में उसके ऊपर आराम से तसल्ली से टाइम देना चाहता हूं, तो मैं उसको कल कराऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन आज तुम सबको प्रॉमिस करना है मेरे से कि ये 4 चैप्टर किसी भी, आज रात, इसलिए क्लास मैंने तुम्हें जल्दी ही करा दिया ये, ताकि आपके पास दिन भर का, रात भर का समय है, पूरे अच्छे से पढ़ना, जल्दीबाजी मत करना, दिमाग में कोई और चीज लेके मत आना। ये चैप्टर तुम्हारा 4 अगर परफेक्ट हो जाएगा तो 25 नंबर यहां से कवर होंगे। फिर अगली क्लास के अंदर, कल के अंदर, मैं आपको बाकी 2 चैप्टर करा के आपका पूरा A to Z फिनिश कर दूंगा, राइट। आते हैं क्लास कंज्यूमर प्रोडक्शन पे। देखो 2 वर्ड से मिलके बना है, कंज्यूमर यानी जो कंज्यूम करता है अपने लिए सामान, और दूसरा क्या है क्लास, प्रोटेक्शन, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। इट मींस प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर अगर मैं हूं, मैं 100 रुपए का सामान खरीदता हूं तो मुझे 100 रुपए की यूटिलिटी मिलनी चाहिए। अगर मेरे साथ कोई धोखाधड़ी होता है, कोई माल प्रैक्टिसेस होता है, कोई मिलावट किया जाता है सामान में, या फिर आप समझ लो कोई भी ऐसी चीज जो जायज नहीं है, जो ठीक नहीं है, या फिर गलत सामान बेचना, एडिडास की जगह एबीबास बेचना, मिठाइयों में मिलावट करके बेचना, समझ रहे हो, दूध में मिलावट करके बेचना, कोई भी चीज अगर ऐसी हो रही है तो मेरा शोषण हो रहा है, मेरा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। एज ए कंज्यूमर मुझे क्लास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोटेक्शन देगा कि भैया मेरे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। इंडिया में वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है कंज्यूमर का, बहुत ज्यादा ग्राहक का शोषण हो रहा है, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार के पास कानून होना चाहिए, उसी कानून को बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का मतलब क्या है क्लास, कि ये इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेगा, ये ब्याज नहीं है, ये इंटरेस्ट का मतलब क्लास कंज्यूमर की जो यूटिलिटी है वो प्रोटेक्ट करेगा। लॉ बना हुआ है क्लास की, देखो कंज्यूमर वैसे भी किंग होता है, ध्यान रखना। कंज्यूमर, आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे
जो कल को बिजनेस करेंगे या किसी के छोटे मोटी दुकान होगी, छोटा मोटा काम होगा किसी का या बड़ा काम होगा, तो बड़ा एक बात ध्यान रखना कि कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। आप कंज्यूमर को किसी भी तरीके से क्लास निराश ना करो। शॉर्ट टर्म फायदा कमाने के लिए क्लास ऐसा काम मत करो जिससे कंज्यूमर को शॉर्ट टर्म में नुकसान हो और आपको फायदा हो, बट लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ब्रांड इमेज बनाने के लिए कंपनी क्या क्या नहीं करती, वो ब्रांड इमेज बनी रहनी चाहिए। तो कंज्यूमर को आप हमेशा सेटिस्फाई करो, उसने जो पैसे दिए हैं कोशिश करो हमेशा उससे ज्यादा ही उसे दो, ताकि वो खुश रहे, बार बार आपके ब्रांड प्रमोशन करे, माउथ एडवर्टीजमेंट करे और कंज्यूमर वापस आप ही के पास आके सामान खरीदे, आपकी गुडविल बने। कंज्यूमर को बहुत ज्यादा शोषण किया जाता है, इसलिए सरकार ने कुछ एक्ट्स बना रखे हैं, जिसमें से एक एक्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। वैसे तो 1986 का है, लेकिन इसको चेंज कर दिया क्लास, 2019 का आपको पढ़ना है। और मैं तुम्हें जितना पढ़ा रहा हूँ क्लास वही पेपर में लिखना है। प्लीज कोई इस पे कोई डिबेट कोई डाउट नहीं होगा, जो पढ़ा रहा हूँ ये फाइनल है, यही पेपर में लिखना है, इसमें पूरे नंबर मिलेंगे, इसमें कोई टेंशन नहीं। ठीक है, आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है आई डोंट केयर, मैंने बेयर एक्ट से चीजें उठाई हैं और सीबीएसई के सिलेबस के अंदर भी साफ कोपरा 2019 का लिंक भी दिया हुआ, आप चेक कर लेना। This was the most important step by the government to protect the interest of consumer. The provision जो आया वो क्लास जुलाई 20 को है, डेट ना भी याद हो तभी चलेगा। ये रिपील करता है और रिप्लेस करता है, यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को रिप्लेस करता है, उसकी जगह पे ये आ चुका है। मेन फीचर क्या है क्लास, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपको बहुत सारी राइट्स, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, आपको सेफगार्ड देता है कि अगर तुम्हारे साथ धोखाधड़ी हुई, नुकसान हुआ, तो तुम्हारे पास क्या क्या सेफगार्ड है, तुम किस तरीके से क्लास अपना बचाव कर सकते हो। और दूसरी बात, वो आपको 3 टियर सीक रिड्रेसल देता है, यानी क्लास डिस्ट्रिक्ट फोरम में जा सकते हो, स्टेट कमीशन में जा सकते हो और नेशनल कमीशन में जा सकते हो। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आने के बाद बहुत सारा चेंजेस हो गया, क्योंकि लेटेस्ट है। जो लिमिट्स थी, पिक्यूनरी लिमिट्स यानी क्लास जो मनी लिमिट थी इन सब में, डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, कमीशन में, वो चेंज हो गई, सारी चीजें ऑनलाइन हो गई, मेडिशन का प्रोसेस आ गया है, ऑनलाइन ई कॉमर्स को भी कवर कर लिया है, बहुत सारी चीजें हैं जो बेहतर है और ऑनलाइन आप सारी चीजें कंप्लेन भी फाइल कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग कंज्यूमर कहते किसको है, ध्यान समझना। कंज्यूमर वो है जिसने सामान खरीदा टेंजिबल या सर्विसेज ली इंटेंजिबल फॉर सम वैल्यू। भैया कम से कम 1 रुपए का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। फ्री में अगर आपने सामान लिया है तो आप कंज्यूमर नहीं हो। एनी यूजर ऑफ सच गुड्स, या फिर कोई भी सामान खरीदा, मान लो मेरे फादर ने खरीदा, उन्होंने मुझे दिया जिसको मैं यूज कर रहा हूं क्लास, तो मैं उनके अप्रूवल से उस चीज को यूज कर रहा हूं, तो भी क्लास मैं कंज्यूमर हूं कि मैं उनके अप्रूवल से उस चीज को यूज कर रहा हूं। एनीवन हु यूज द गुड्स और बॉट सर्विसेज हायर्ड फॉर अर्निंग लाइवलीहुड बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अगर आप अपने लिए सामान यूज करते हो तो ही आप कंज्यूमर हो, अगर आप उसे बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो तो आप कंज्यूमर नहीं हो, अगर आप रीसेल के लिए खरीदते हो क्लास तो आप कंज्यूमर नहीं कहलाए जाओगे। तो ये 3 ध्यान रखना क्लास। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहता है यही 3 कंज्यूमर है। अगर मैंने किसी दुकान से एसी खरीदा, एसी खराब हो गया, तो कंप्लेन मैं फाइल करूंगा, कंज्यूमर मैं हूं, दुकानदार कंप्लेन फाइल नहीं कर सकता क्योंकि वो कंज्यूमर नहीं है, क्योंकि उसने उसे रीसेल के लिए खरीदा है। ओके, दूसरी बात, फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर एज अ कंज्यूमर, इन लोगों को कंज्यूमर कंसिडर हम नहीं करेंगे। कौन कौन? जिसने क्लास रीसेल के लिए खरीदा वो कंज्यूमर नहीं है, जिसने सामान खरीदा बिना बायर के अप्रूवल के सामान को यूज कर रहा है। भैया मेरा वाईफाई है, मेरे पड़ोसी, मेरे ऊपर फ्लोर वाले, नीचे फ्लोर वाले यूज कर रहे हैं मेरे बिना अप्रूवल के, ठीक है, तो भैया वो कंज्यूमर नहीं है, वो कंप्लेन फाइल नहीं कर सकते। अ पर्सन हु अवेल द सर्विसेज, ये दोनों पॉइंट बिल्कुल सेम है, ये गुड्स के लिए था और ये सर्विसेज के लिए था। और विदाउट द अप्रूवल ऑफ हायरर, यानी कि यहाँ पे क्लास बायर हो जाता है गुड्स के केस में, सर्विसेज में हायरर, इन दोनों के मतलब गुड्स एंड सर्विसेज आप यूज कर रहे हो विदाउट द अप्रूवल ऑफ बायर और हायरर, तो फिर आप कंज्यूमर नहीं हो। दूसरी बात, जिन्होंने क्लास विदाउट एनी कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न, बिना पैसे दिए फ्री में सामान खरीदा, वो भी कंज्यूमर नहीं है। जिन्होंने फ्री में सर्विस ली वो भी कंज्यूमर नहीं है, ध्यान रखना, फ्री में सर्विस ली तो वो भी कंज्यूमर नहीं है। नेक्स्ट है कंज्यूमर राइट्स। अब तुम्हें पता होना चाहिए इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर क्या क्या रेमेडीज मिलती हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, इसको भी देख के चले जाना। लिमिट थोड़ी रिवाइज हो गई है, तो अगर आप कमेंट सेक्शन में लिमिट को लिखोगे तो लिखते लिखते आपको साथ में याद हो जाएगा, राइट। तो कंज्यूमर की क्या क्या राइट्स है, क्या क्या अधिकार है। देखो मेरा काम ये है कि आपको क्लास के अंदर ही चीजें याद हो जाए। आप क्लास के अंदर पढ़ते हो, स्कूल में पढ़ते हो, ट्यूशन में पढ़ते हो, मेरे साथ यहाँ पढ़ते हो, फिर घर जाके पढ़ना पड़े तो कोई फायदा नहीं है। तो अगर आप ऑब्जर्व अच्छे से करोगे, सुनोगे मेरी बात अच्छे से, अगर 2 दिन में पेपर है आप अब भी नहीं सुनोगे तो कब सुनोगे। तो आई थिंक क्लास आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। और कमेंट सेक्शन में लिख लो, अपनी कॉपी में लिख लो, पेन पकड़ के लिखते अल्टीमेटली एग्जामिनेशन में लिखना है। अभी से लिखने की हैबिट डाल दो, चीजें आपको लर्न हो जाएगी, एंगेजमेंट आपका अच्छा हो जाएगा, राइट। चलो तुम सारे राइट्स को समझो अच्छे से।
अंदर से पढ़ना भी पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कौन सी राइट है। देखो राइट टू सेफ्टी कहता है कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी और मेरी लाइफ दोनों को सेफ्टी जो है मेरा अधिकार है। तो मैं आपसे कोई भी सामान खरीदूंगा तो ये मेरा अधिकार है कि भाई ये प्रोडक्ट मेरे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, फिजिकली, मेंटली और क्लास यानी इकोनॉमिकली कोई प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बहुत सारे गैस सिलेंडर, बहुत सारे स्टोव्स, बहुत सारे क्लास प्रेशर कुकर ऐसे होते हैं जो फट जाते हैं, जिससे क्लास नुकसान होता है, कई बार जान चली जाती है, कई बार प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, कई बार मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। तो भैया ये मेरा अधिकार है, राइट है कि जो प्रोडक्ट मैं ले रहा हूँ मेरी सेफ्टी का ध्यान रखे कि मेरे को नुकसान ना हो। तो राइट टू चॉइस कहता है कि भैया ये चूज करने का काम मेरा है, मैं चूज करूंगा। दुकानदार मुझे जबरदस्ती नहीं बोलेगा ये खरीदो, ये खरीदो, ये बहुत अच्छा है, ये तुम पे सूट कर रहा है, ये ज्यादा बिक रहा है। नहीं, ये मेरा दिमाग लगेगा कि मैं अपने हिसाब से अपने मनपसंद का सामान खरीद सकता हूं, मुझे कोई फोर्स नहीं किया जाएगा। राइट टू चॉइस। राइट टू इंफॉर्मेशन कहता है कि प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्वांटिटी, बैच नंबर होता है, एमआरपी होता है उसका, क्लास कोई लीगल वार्निंग अगर है, न्यूट्रिएंट्स है, कंटेंट्स है, ये सारी की सारी चीजें भैया मुझे अधिकार है लेने का। तो मेरा राइट है, मेरा अधिकार है कि मैं इंफॉर्मेशन ले सकूं प्रोडक्ट के बारे में। अगला क्या है? राइट टू बी हियर्ड और रिप्रेजेंटेड। इसमें बहुत दिक्कत आती है बच्चों को, ये दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो मैं इन दोनों की बात करता हूं। राइट टू बी हियर्ड का मतलब क्या है? अगर मान लो मेरे साथ कोई धोखाधड़ी हुई, कोई गलत सामान बेचा गया, तो भैया मैं कंप्लेन फाइल कर सकता हूं। कोई तो हो जो मेरी बात को सुने। दुकानदार तो सुनेगा नहीं, दुकानदार सुनता तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, दुकानदार तो सुनेगा नहीं। तो कोई तो हो जो मेरी कंप्लेन सुने, मेरी बात को सुने। दिस इज कॉल्ड राइट टू बी हियर्ड। और जहां पे मैं रिप्रेजेंट कर सकूं, जहां पे अपनी बात रख सकूं, खुद को प्रदर्शित कर सकूं कि भैया ये मेरे साथ हुआ है, मुझे धोखाधड़ी हुई है, नुकसान हुआ है, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, चीट हुआ है, गलत सामान बेचा है, मिलावट का सामान बेचा है, ज्यादा पैसे लिए हैं, या एक्सपायरी वाला प्रोडक्ट दे दिया, कुछ भी हो। तो यानी कहीं या फिर मेरी बात नहीं सुनी जा रही, मेरे को सर्विस नहीं मिल रही है, इसके लिए आप ऑनलाइन कंप्लेन फाइल कर सकते हो। राइट टू बी हियर्ड और राइट टू बी रिप्रेजेंटेशन। फिर जैसे आप कंप्लेन फाइल करोगे, जो लोग बैठे हुए हैं वहां पे, वो आपकी बात उनसे करेंगे, उनसे सेटलमेंट कराने की कोशिश करेंगे, और सेटलमेंट नहीं होता फिर कोर्ट में केस जाएगा। तो आजकल सेटलमेंट करा दिया जाता है, मेडिएशन होता है, मेडिएशन नहीं हुआ तो फिर कोर्ट में जाता है, कि कोर्ट में भीड़ ले जाना ठीक नहीं है। अगर ऐसे आपका सेटलमेंट हो रहा है, वो गलती मान रहा है, आपको कॉम्पनसेशन दे रहा है, तो फाइन। अच्छा, अगला क्या है? तो यहाँ पे आपकी बात सुनी जाएगी, कंप्लेन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे सीक रिड्रेसल का मतलब क्या है कि आप कॉम्पनसेशन ले सकते हो। तो जब बात की जाएगी कॉम्पनसेशन की, आपको पैसे मिलेंगे, आपके नुकसान की भरपाई की जाएगी, दैट इज कॉल्ड कॉम्पनसेशन। वो आएगा राइट टू सीक रिड्रेसल में, और यहाँ पे आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो, वो आएगा राइट टू हियर्ड एंड राइट टू रिप्रेजेंटेशन में। अगला है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। बेटा कंज्यूमर एजुकेशन का मतलब सिंपल सा ये फंडा है कि हर एक कंज्यूमर को एजुकेट किया जाना चाहिए, कंज्यूमर का अधिकार है। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, या कितने सारे लोगों को नहीं पता होता कि उनके राइट्स क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। उनको एजुकेट करने का काम सरकार का है। जागो ग्राहक जागो जैसे कैंपेन चलाए जाते हैं, और भी बहुत सारे कैंपेन्स चलाए जाते हैं जो टीवी पे, शोज पे आपको भी पढ़ाया भी इसीलिए जा रहा है ताकि आपको एजुकेट किया जा सके कि भाई देखो तुम्हारी ये राइट है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कल को कोई धोखाधड़ी करे तो तुम इन राइट्स का यूज कर सकते हो, तुम्हारा अधिकार है, राइट। तो इस तरीके से कंज्यूमर को एजुकेट किया जाता है, बहुत सारे कैंपेन्स बनाए जाते हैं, शोज ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ताकि कंज्यूमर को एजुकेट किया जा सके। लेकिन सिर्फ कंज्यूमर के राइट्स नहीं है भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एज अ कंज्यूमर तुम्हें कुछ जिम्मेदारी भी मिली हुई है जिनका तुम्हें पालन करना है, जिसमें सबसे पहला क्या है क्लास? कंज्यूमर मस्ट एक्साइज हिज राइट। भैया जो राइट तुमको मिला हुआ है, तुम उस राइट को एक्सरसाइज करो। तुम्हें राइट मिला है पसंद करने का, चूज करने का, तो चूज करो। तुम्हें राइट मिला है कंप्लेन करने का, तो कंप्लेन फाइल करो। अगर तुम राइट का पालन नहीं कर रहे, तुम्हें अधिकार है, अब तुम उसको फॉलो नहीं कर रहे, फिर राइट का फायदा क्या? फिर राइट देने का तो कोई फायदा ही नहीं है ना। तो इसीलिए क्लास ये कहते हैं कि कंज्यूमर को अपने राइट्स का पालन करना चाहिए। दूसरी बात, कॉर्टियस कंज्यूमर, सावधान रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली सेलर की बातों पे बिलीव कर लो, आप सेलर ने जो बोला उसे बिलीव कर लो। तो आपको अपना दिमाग लगाना है क्लास, और अपने हिसाब से प्रोडक्ट को चूज करना है, सावधान रहना है। सेलर तो कुछ ना कुछ बोलेगा ही। फिलिंग कंप्लेन फॉर द रिड्रेसल फॉर जेन्युइन ग्रीवेंसेस। अगर कोई छोटा मोटा भी अगर ग्रीवेंसेस है, छोटा मोटा सामान का भी नुकसान हुआ है, अब कई लोग सोचते हैं 1,000-500 रुपए चक्कर में कौन कोर्ट कचहरी का केस लड़ेगा, कौन इतना लंबा जाएगा। यही चीज़ें बढ़ावा देती है दुकानदार को, यही चीज़ें बढ़ावा देती हैं क्लास दुकानदार को कंप्लेन ऐसी और बड़े बड़े वो फ्रॉड करने के लिए। तो भैया आप अगर सेटिस्फाई नहीं हो, छोटे मोटे प्रोडक्ट के लिए भी आपको नुकसान हुआ है, तो आप क्लास कंप्लेन फाइल कर सकते हो। आपके पास बिल होना चाहिए, उसका इनवॉइस होना चाहिए, पक्का बिल होना चाहिए, तो आप आराम से उसके लिए कंप्लेन फाइल कर सकते हो। कंज्यूमर मस्ट क्वालिटी कॉन्शियस। भैया आपको क्वालिटी मार्क्स देखना चाहिए, जैसे आईएसआई मार्क होता है, एग मार्क होता है, एफएसएसआई मार्क होता है, एफपीओ मार्क्स फूड प्रोडक्ट के लिए, प्रोसेस फूड प्रोडक्ट के लिए होता है। इसके अलावा भी क्लास ज्वेलरी में बीआईएस हॉल मार्क है,
वुलन मार्क है, एग मार्क है, इन सारे मार्क्स को देखना चाहिए आपको। उनको देखने के बाद ही आप सामान खरीदो, मतलब क्वालिटी पे फोकस करो, क्वांटिटी पे फोकस मत करो। आप खुद सोचो यार, मान लो मिठाइयाँ हैं, मिठाइयाँ मान लो 300-400 रुपये, 500 रुपये, 600, 1000, 2000 रुपये किलो मिलता है। अब कोई मान लो 100 रुपये किलो दे रहा है, तो ऑब्वियस उसने मिलावट कर रखा होगा। आप इतना तो दिमाग लगाओ कि ये चीज़ें इतनी महंगाई के जमाने में सस्ता सामान कैसे दे रहा है, मतलब कुछ ना कुछ उसमें गलत है। डू नॉट कैरिड अवे बाय एडवर्टीजमेंट। टीवी पे इतने सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं, तो प्लीज एडवर्टीजमेंट के पीछे मत भागो। अभी विमल का बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, आप सबको पता है, क्लास जुबां केसरी, बोलो जुबां केसरी। अब पहले अजय देवगन साहब आए, उसके बाद आए शाहरुख खान साहब आए, उसके बाद अक्षय कुमार साहब भी आ गए हैं, है ना। उनके बाद उन्होंने रिग्रेट किया इस चीज को। तो यार ये सैरोगेट एडवर्टीजमेंट होता है, मतलब निगाहें कहीं और, निशाना कहीं और, प्रोडक्ट किसी और चीज को प्रमोट कर रहे हैं। देखा, इलायची का नाम ले रहे हैं लेकिन प्रमोट किसे कर रहे हैं? टोबैको को। इसी तरह से एम्पेरियल ब्लू का आता है, रेड बुल का आता है, ये कहते कुछ और है, दिखाते कुछ, मतलब नाम कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि देखो भैया ये कोई सीडी कैसेट बेच रहा है। भैया सीडी कैसेट थोड़ी बेचती है इंपेरियल ब्लू कंपनी, हुई ये थोड़ी बेचती है। तो कहने का मेरा सेंस यही है क्लास, कि आप एडवर्टीजमेंट की तरफ मत भागो। टीवी में बहुत सारे एडवर्टीजमेंट ऐसे होते हैं जो क्लास बिल्कुल बकवास होते हैं, जिनका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं होता है। बहुत सारे क्रीम के एडवर्टीजमेंट आते हैं, बहुत सारे शैम्पू के एडवर्टीजमेंट, लड़की ने शैम्पू लगाया और ऐसे चमकने लगे बाल कि मतलब कि एक इंसान सही से देख नहीं पा रहा। मैं टीवी में ऐड देख रहा था कि लड़की ने शैम्पू क्या कर लिया कि सामने से वो देख नहीं पा रहा, और कोई कोई लड़की क्रीम लगा के आ जाती है तो इतनी चमक आ जाती है, सूरज जैसी चमक आ जाती है कि आदमी अंधा हो जाए। इतना थोड़ी होता है रियल लाइफ में, ठीक है। इतना का कुछ भी नहीं होता, बस कुछ भी प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं, सेंट के, परफ्यूम लगाते एकदम नज़ारा चेंज हो जाता है आसपास का। तो यार ऐसा थोड़ी होता है, कुछ भी नहीं होता, ऐसा सबको पता है। तो यार आप एडवर्टीजमेंट में मत जाओ, राइट। इंसिस्ट ऑन कैश मेमो। कैश मेमो पे आप थोड़ा सा फोकस करो कि आप बिल लो, आप जो भी चीज खरीदते हो उसकी रसीद लो, उसका पक्का बिल लो। पक्का बिल लोगे तो आप कंप्लेन फाइल कर सकोगे, अदरवाइज दुकानदार आपको पहचानने से मना कर देगा। एनवायरमेंट को रेस्पेक्ट करो, मतलब क्लास आप वो प्रोडक्ट खरीदो जो एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। प्लास्टिक पॉलिथीन को बैन करो क्लास। आप पेपर बैग लो, घर से सामान लेके जाओ, घर से अपना खुद का बैग लेके जाओ, बट आप इन चीजों को, ऐसी चीजें मत खरीदो जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए। डिस्करेज ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग को डिस्करेज करो एंड चूज ओनली लीगल गुड्स एंड सर्विसेज। वो सामान खरीदो जो लीगल है। कई बार ग्राहक भी इलीगल सामान खरीद लेता है, जो नहीं खरीदना चाहिए उसको, जो इलीगल प्रोडक्ट है उसे खरीद लेता है, तो वो भी ठीक नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूं क्लास, बिहार में दारू बैन है लेकिन लोग खरीदते हैं क्लास। ब्लैक मार्केटिंग की जाती है, तो उसमें लोगों की भी कहीं ना कहीं गलती है, बेचने वाले के साथ खरीदने वाले की भी गलती है। तो सलाह दी जाती है कि भैया आप भी थोड़ा जागरूक हो, क्रेता भी जागरूक होना चाहिए। तो लीगल गुड्स खरीदो और ब्लैक मार्केटिंग को डिस्करेज करो। जैसे मैं आपको ब्लैक मार्केटिंग एग्जाम्पल देता हूँ। कई बार हम लोग कंज्यूमर क्या, हमें डर लग जाता है कि सामान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम घर पे इकट्ठा करना चालू कर देते हैं। लॉकडाउन के टाइम पे यही हुआ। लॉकडाउन टाइम पे लोगों को लगा भाई सब्जी राशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सब लोगों ने घर घर भर लिया अपने, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम, प्राइस बढ़ गया, गरीब लोगों को मिला ही नहीं सामान, वो भूखे मर गए और हमारे घर में सामान बिल्कुल भरा हुआ था। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो दिस इज कॉल्ड ब्लैक मार्केटिंग। तो इस तरीके से हम लोगों को नहीं करना चाहिए, हम लोगों को प्रोडक्ट स्टोर नहीं करना चाहिए बहुत ज़्यादा, वो ब्लैक मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए। तो ये सारे के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको राइट्स तो मिला ही मिला है, आपको अधिकार मिले हैं, लेकिन अधिकार के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी मिली हुई हैं और आप सबको इन जिम्मेदारियों का भी पालन करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट। अब आते हैं क्लास, हु कैन बी फाइल कंप्लेन। कौन कंप्लेन फाइल कर सकता है? कोई भी कंज्यूमर हो वो कंप्लेन फाइल कर सकता है, या कुछ रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, ऐसे मुंबई ग्राहक पंचायत हो गया, ठीक है, वॉइस हो गया। इसके अलावा अलग अलग ग्राहक मतलब कि कमीशन बने हुए हैं, अलग अलग क्लास एनजीओज बने हुए हैं। आप वहां जाकर क्लास ये आपके बिहाफ में भी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, दे हैव राइट। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी आपके बिहाफ में कंप्लेन फाइल कर सकती है। एक या एक से ज्यादा ग्राहक सबके बिहाफ में, मान लो धोखाधड़ी हुई है बहुत सारे लोगों के साथ, तो कोई एक ग्राहक भी सबके बिहाफ में कंप्लेन फाइल कर सकता है। और जिसकी डेथ होगी उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल हायर जो है, उसका जो नॉमिनी है वो भी कंप्लेन फाइल कर सकता है, क्योंकि वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? कंज्यूमर्स। ये सारे कंज्यूमर्स है तो ये कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। बाकी जो 3 टियर ग्रीवियंसेस रिड्रेसल फोरम है, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, नेशनल है, इसकी मनी लिमिट चेंज हो गई है, तो ध्यान समझना अब क्या है ये। पहली चीज, डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर क्या होता है? एक प्रेसिडेंट, 2 अदर मेंबर होते हैं, और उसमें से रिटायर और वर्किंग जज होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। ये सारे के सारे अपॉइंट कौन करती है? स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद जब आपको नुकसान हुआ है तो आप सामान दोगे, एजेंसी क्या करेगी? आपके सामान को लैब में भेजेगी। लैब, ये लाइन कॉमन है हर जगह। लैब में जो भी डिसीजन आएगा उसको देखते हुए कोर्ट अपना ज्यूरिडिक्शन सुनाएगा, जज अपना डिसीजन सुनाएगा। और अगर आप डिसीजन सेटिस्फाई नहीं हो कि नहीं जज ने गलत डिसीजन दे दिया है, तो 45 दिन के अंदर आप अगले स्टेट कमीशन में जा सकते हो। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट फोरम में कोई भी नुकसान होता है तो अगले 45 डेज के अंदर आप स्टेट कमीशन में जा सकते हो। नेक्स्ट 45 डेज के अंदर स्टेट कमीशन में जा सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, यहां पे जो सामान की कीमत होगी गुड्स एंड सर्विस की, वर्थ ₹1 करोड़ और लेस कैन बी फाइल। यानी कि अगर आपका सामान 1 करोड़ या उससे कम है
तो ही आप डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में जा सकते हो। यानी कि अगर मेरा सामान 1 करोड़ तक का है तो मैं डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में जाऊंगा। अगर मेरा सामान 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, 2 करोड़, 5 करोड़, 8-9 करोड़ का है तो मैं कहाँ जाऊंगा? स्टेट कमीशन के अंदर। इसके अंदर भी एक प्रेसिडेंट है, 2 अदर मेंबर है और ये अपॉइंट होता है हाई कोर्ट द्वारा। मतलब जो हाई कोर्ट और वर्किंग जज होता है, जो प्रेसिडेंट होगा ना वो रिटायर और वर्किंग जज होगा हाई कोर्ट का, और सारे के सारे अपॉइंट किए जाते हैं यहाँ भी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। कंप्लेन यहाँ पे की जाती है मोर देन 1 करोड़। देखो सुनो, 1 करोड़ रुपए का भी सामान अगर है तो डिस्ट्रिक्ट में, 1 करोड़ से कम का है तो डिस्ट्रिक्ट में। अब 1 करोड़ 1 रुपए का सामान अगर है, 1 करोड़ 1 रुपए का, और उससे बढ़कर 10 करोड़ तक का है तो आप कहां जाओगे क्लास? स्टेट के अंदर। यहां पे भी सामान को लैब में भेजा जाएगा, देन डिसीजन लिया जाएगा। उसके बाद आप अगर इससे सेटिस्फाई नहीं हो तो विद इन 30 डेज आप जाके स्टेट से नेशनल कमीशन में, इससे ऊपर वाली कोर्ट में जाके अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे भी एक प्रेसिडेंट है, 4 मेंबर है, जिसमें से एक तो वुमेन होगी पक्का, और ये सारे अपॉइंट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। द कंप्लेन कैन बी द कंप्लेन कैन बी, अच्छा ये रिपीट हो गया, इन नेशनल कमीशन इफ द वैल्यू, ये रिपीट हो गया क्लास, विद द वैल्यू ऑफ गुड्स रुपीज 10 करोड़ और रिसीविंग 10 करोड़। तो यहाँ पे जो गुड्स की वैल्यू है ना 10 करोड़ से ज्यादा की, एक्सीड 10 करोड़ से ज्यादा की होनी चाहिए। और उसके बाद जैसी कंप्लेन आपको मिलेगा वो लोग सामान लेके लैब में भेजेंगे, लैब में रिपोर्ट आएगी, उसके हिसाब से कोर्ट में जजमेंट सुनाया जाएगा। और अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप 30 दिन के अंदर कहाँ फाइल कर सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे कंफ्यूज करेगा कि उसके 2 महीने बाद उसने सुप्रीम कोर्ट के लिए अप्लाई किया, नहीं भैया, 30 डेज की लिमिट है। डिस्ट्रिक्ट में 45, स्टेट नेशनल में 30 की लिमिट से 2019 के अकॉर्डिंग। वहां पे अप टू 1 करोड़, 1 to 10 करोड़, अबव 10 करोड़, 10 करोड़ से ज्यादा। और ध्यान रखना, अगर मेरा सामान 5 लाख का है तो मैं कहां जाऊंगा? डिस्ट्रिक्ट में। सेटिस्फाई नहीं हूं तो जाऊंगा स्टेट में, सेटिस्फाई नहीं हूं तो जाऊंगा फिर नेशनल में, बट नेशनल से सेटिस्फाई नहीं हूं तो मैं कहीं नहीं जा सकता, मुझे भैया नेशनल से ही खुश रहना पड़ेगा। यानी कि क्लास मैं सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में वही इंसान जा सकता है जिसके सामान की कीमत 10 करोड़ से ज्यादा की है। यानी कि अगर तुम्हारा सामान की कीमत 10 करोड़ से कम का है तो तुम्हें नेशनल के डिसीजन से ही खुश रहना पड़ेगा। अगर 10 करोड़ से ज्यादा है तो आप पहले जाओगे नेशनल में, यहां से खुश हो तो ठीक है, नहीं तो फिर कहां जाओगे? सुप्रीम कोर्ट में। यानी कि अगर मेरा सामान 3 करोड़ का है तो मैं स्टेट में जाऊंगा, सेटिस्फाई नहीं हूं तो मैं नेशनल में जाऊंगा, बट नेशनल से मुझे खुश रहना पड़ेगा, मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट वही इंसान जा सकता है जिसके सामान की कीमत 10 करोड़ या उससे 10 करोड़ से ज्यादा हो, राइट। अच्छा, अगर मैंने कंप्लेंट फाइल की और मैं जीत गया, साबित हो गया कि रियली में मेरे साथ गलत हुआ है, तो मुझे क्या क्या कॉम्पनसेशन मिलेगा? सबसे पहली बात, जितना पैसा मैंने दिया था सामान के लिए मुझे पूरा पैसा वापस मिलेगा। अगर मुझे कोई इंजरी हुई है, कोई नुकसान हुआ है उनकी वजह से, तो मुझे वो पैसा मिलेगा। विड्रॉल ऑफ हैजर्डियस गुड्स फ्रॉम मार्केट, और ये जो गलत सामान आपने मुझे भेजा था इसे मार्केट से विड्रॉ करो, क्योंकि ये गलत सामान और लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। पेमेंट ऑफ एडुकेट कॉस्ट टू अग्रीव पार्टी, जिसका नुकसान हुआ है पार्टी का, उसको कंप्लेन फाइल करने में, कोर्ट कचहरी में वकील वगैरह को हायर करने में, उसकी जॉब वॉब जो में हैम्पर हुआ होगा, उन सब के लिए भैया जो भी उसको नुकसान हुआ है उसकी सारी भरपाई करना कंपनी की जिम्मेदारी है। जो मिसलीडिंग स्टेटमेंट था, जो आपने ऐसा स्टेटमेंट दिया, ऐसा एडवर्टीजमेंट दिया जो मिसलीड कर रहा था लोगों के पास गलत मैसेज भेज रहा था, उसको आप ठीक करो। और डिसकंटिन्यूएंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, और जो भी ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहे हो, जो भी ये गलत काम कर रहे हो, इसे बंद करो, इसे आगे से मत करो, कोर्ट ऐसा ऑर्डर दे सकता है। तो ये सारी की सारी रेमेडीज है। तो अगर आप इतना अच्छे से कर लोगे तो आई होप आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। बाकी बहुत सारे मार्क्स होते हैं। ISI मार्क होता है इलेक्ट्रॉनिकली प्रोडक्ट के लिए, बेसिकली एग मार्क, AG एग मार्क जो होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए, लाइव स्टॉक प्रोडक्ट के लिए होता है, इस तरीके से एग मार्क होता है। उसके बाद है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, हॉलमार्क सेट करती है, ये गोल्ड ज्वेलरी की प्योरिटी के लिए होता है। उल मार्क होता है क्लास 100% वुलन प्रोडक्ट के लिए। इको मार्क होता है क्लास किसके लिए? इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट के लिए। FPO मार्क होता है, FSSI मार्क होता है रेस्टोरेंट के लिए, फूड आइटम के लिए। FPO प्रोसेस फूड जो होता है बेसिकली उस चीज के लिए क्लास FPO मार्क्स होता है। तो ये सारे मार्क्स हैं, बहुत कम चांस है कि मार्क्स से ज्यादा क्वेश्चन आए, बट हाँ एज अ कंज्यूमर आपको क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए। तो ये फाइनली क्लास यहाँ पे 4 के 4 चैप्टर, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, सब कुछ अच्छे से खत्म हो गए। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि SPCC मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो क्लास, ताकि कोई भी अपडेट, कोई प्रैक्टिस पेपर वगैरह कुछ भी है, सब कुछ क्लास यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फ्री स्टडी मटेरियल कंटेंट में आपको मिलता है SPCC ऐप पे, हर चैप्टर के नोट्स वगैरह भी सब कुछ अवेलेबल है। आई होप क्लास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे हर की, यही तो कुछ दिन है बेटा जहाँ पे आपको सपोर्ट दिखाना है, जहाँ पे मेहनत करनी है। प्लीज़ अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे अपने क्लास के सारे बच्चों को, अपने ग्रुप में, हर जगह, टेलीग्राम वगैरह जहां भी आप यूज करते हो, इंस्टाग्राम वगैरह पे टैग करो, शेयर करो इसे अपने सारे के सारे दोस्तों में। मिलते हैं क्लास और नए नए अच्छे अच्छे वीडियोस के साथ। मैंने बहुत प्लान किया आपके लिए कि आपका BST का पेपर लाजवाब जाना चाहिए, राइट। चलो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।